गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी संडे स्पेशल क्लास प्रीपोजिशन की रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आरपीएससी और बोर्ड द्वारा पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आज तक विभिन्न एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन के बारे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की हमारी क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आज के हमारे सारे क्वेश्चन प्रीपोजिशन के ही हैं, तो हमें ऊपर से प्रश्न तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्रश्न को ही पढ़ेंगे। तो प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। सी सैट हियर एट ओ क्लॉक। क्या प्रीपोजिशन आएगी? हमें दिख रहा है कि इसके अंदर समय दिया हुआ है, समय भी कैसा दिया हुआ है, फिक्स समय दिया हुआ है। अब आप ऑप्शन में देखना, हमें पता है कि फिक्स प्रीपोजिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन एट तो इनमें ऑप्शन के अंदर नहीं है। इन है, बिसाइड है, बिसाइड्स है और टिल है। हमें पता है जब इन तो समय फिक्स समय के लिए यूज नहीं होता है। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, और टिल हमें समय का भाव देता है। यानी इसके अंदर आंसर सही हो जाएगा स ऑप्शन, यानी टिल। एक बार देखना, टिल और अनटिल का क्या अर्थ होता है। टिल और अनटिल का अर्थ होता है जब तक या तक या के पहले तक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई सी सेट हियर एट ओ क्लॉक, यानी वह 8 बजे तक यहाँ बैठी रहेगी। यहाँ देखना दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल वेट टिल 5 ओ क्लॉक, मैं 5 बजे तक उसका इंतज़ार करूँगा। यानी टिल और अनटिल का हम समय के साथ यूज करते हैं। कब करते हैं? जब तक या तक का अर्थ मिले। यानी फिक्स समय के साथ हम सिर्फ एट का ही प्रयोग नहीं करते, टिल और अनटिल का प्रयोग भी करते हैं। आप समझ चुके होंगे टिल और अनटिल का यूज। आज के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना, आई वेकअप 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। फिर फिक्स समय आ गया। अब इसमें देखो मैं जागता हूँ 5 ओ क्लॉक। इसके अंदर देखो हमें पता है फिक्स अगर समय दिया हुआ है उसके साथ एट का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर एट भी है और टिल भी है। ऑप्शन में एक तो एट है और टिल है, दोनों है ना। फिक्स समय के साथ हम प्रयोग करेंगे ऐट का। ऑप्शन नंबर बी सही है। टिल तो अर्थ देता है जब तक या तक का अर्थ देता है, लेकिन फिक्स समय के साथ हम ऐट का प्रयोग करेंगे। जब तक की या जब तक या तक का भाव नहीं आए हम टिल या अनटिल का यूज नहीं करेंगे। अब देखो नीचे आप ऐट का प्रयोग दोबारा देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐट का प्रयोग निश्चित समय के साथ में या पर बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई विल रीच माई ऑफिस एट 9 ओ क्लॉक 9 PM। जब भी फिक्स समय की बात आए आपको एट का प्रयोग करना है। अगर एट नहीं मिले, अगर टिल और अनटिल मिल जाए और जब तक का अर्थ मिले तो आप टिल या अनटिल का यूज कर देना। नेक्स्ट देखना, ही लेफ्ट द ऑफिस एट नून। नून भी क्या है, यहाँ फिक्स समय दिया हुआ है। नेक्स्ट देखना, आई स्लीप एट नाइट। नाइट भी यहाँ क्या है, फिक्स समय है। या तो 9 ओ क्लॉक आएगा, 9 PM, 9 AM, ऐसा कुछ समय आएगा। वो सारे समय क्या होते हैं, फिक्स समय होते हैं। या फिर एट नून हो सकता है, एट नाइट हो सकता है, एट डाउन हो सकता है, एट डस्ट हो सकता है, एट ट्विलाइट हो सकता है, एट सनराइज हो सकता है, एट मिडनाइट हो सकता है। यानी सूर्योदय, सूर्यास्त, मिडनाइट, ट्विलाइट, ये जो भी शब्द हैं ये फिक्स समय को दर्शाते हैं। इन सब के साथ हमें एट का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। तीसरा देखना, मिस्टर पटेल विल रीच 2 ओ क्लॉक। एक बार दोबारा प्रश्न आया है जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, फिक्स समय दिया हुआ है। लेकिन आप ऑप्शन देखना, यहाँ न तो एट का प्रयोग हुआ है ना ही टिल का प्रयोग हुआ है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि फिक्स समय के साथ हम ऐट का प्रयोग करते हैं, ऐट नहीं है तो जब तक का भाव आए तो टिल या अनटिल लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन देखना, इन है, विद इन है, बिसाइड है, बाय है। इन तीनों का प्रयोग तो हम करते नहीं हैं। बाय का प्रयोग भी हम समय के साथ करते हैं। ऑप्शन नंबर बाय सही रहेगा। मिस्टर पटेल विल रीच 2 ओ क्लॉक। विल का प्रयोग हुआ है यानी फ्यूचर टेंस की बात
कर रहा है। अब आप एक बार देखना, बाय का प्रयोग उस समय सीमा को दिखाने के लिए किया जाता है जिससे पहले या तक कोई कार्य पूरा हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, मिस्टर पटेल विल रीच 2 o'clock। मिस्टर जो पटेल है वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, यानी फ्यूचर की बात है और फिक्स समय को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि वह 2 बजे तक पहुंच जाएगा। दूसरा देखना, सबमिट इट बाय मंडे, यानी प्रैक्टिकल सबमिट इट बाय मंडे। वैसे तो हम मंडे के पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऑन मानो नहीं हो तब हम समय को दर्शाने के लिए बाय का प्रयोग कर सकते हैं कि कब तक सबमिट करना है, मंडे तक सबमिट करना है। ही विल रीच होम बाय 8 PM। आपको तो ये विल वाला याद रखना है, विल आए यानी फ्यूचर टेंस बताएगा, उसमें अगर समय दिया हुआ है तब आपको बाय का प्रयोग करना है। अब तक हमने समय के 3 प्रयोग पढ़ चुके हैं, या तो टिल या अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। वैसे फिक्स समय के लिए एट का प्रयोग होता है जब फ्यूचर टेंस की बात हो या ऐसे बताया जाए कि उस समय तक ये काम पूरा हो जाएगा, तब हम इसके पीछे बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, यानी ट्रेन कब स्टार्ट हो जाएगी, 6:10 पे। सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन 6, यानी ट्रेन 6:10 पे चलेगी, आपको 6 बजे तक स्टेशन पहुंच जाना है। एक बार फिर फिक्स समय दिया हुआ है, ऑन आएगा नहीं, अपॉन आ नहीं सकता, इन आता नहीं है, बाय। हम फिक्स समय से पहले किसका यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है कि 6:10 पे ट्रेन जाएगी तो आपको 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। टिल एंटिल यहाँ है नहीं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। आप तीनों ये चारों प्रश्न पूछे गए हैं, आप चारों याद रखना। सबसे पहले तो फिक्स प्रीपोजिशन या फिक्स समय आए तब आपको देखना है कि एट ऑप्शन में है तो एट लग जाएगा। अगर एट ऑप्शन में नहीं है, टिल और अंटिल का भाव दे रहा है तो टिल और अंटिल लगा देना। वो भी नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि ये फ्यूचर टेंस टाइप का है और इसमें उस समय तक का भाव दिया हुआ है तब आप बाय का प्रयोग कर सकते हो। आप फिक्स समय वाला प्रश्न समझ चुके होंगे चारों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चारों को देख लेना आराम से, ये बार बार पूछे गए हैं और आपके तो पूछे ही जा सकते हैं। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। आवर स्कूल रन्स 10:30 AM to 4:30 PM। हमारा स्कूल कब से कब तक लगता है, 10:30 से 4:30 तक लगता है। जब 2 समय दिया हुआ है, ध्यान से देखना, जब 2 समय की बात आए तो इसमें क्या लगता है, इसमें पहले में तो लगता है फ्रॉम, दूसरे में लगता है टू, यानी आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 10:30 AM to 4:30 PM, यानी पहले में तो फ्रॉम लगता है, दूसरे में टू लगता है। क्या लगेगा, पहले में फ्रॉम, दूसरे में टू। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब भी 2 समय दिए हुए हों तो पहले में फ्रॉम लगा दो, दूसरे में टू लगा दो। आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 10:30 AM to 4:30 PM। आगे चलते हैं, अब समय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द चिल्ड्रेन रन द रूम। LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन रेन द रूम। बच्चे भागकर कहाँ आ रहे हैं, रूम के अंदर आ रहे हैं। देखो एट का प्रयोग होगा नहीं, बिसाइड्स का प्रयोग होगा नहीं, ऑन टू का प्रयोग होगा नहीं। इनटू हमने पढ़ा है रूम के अंदर आ रहे हैं, अगर पहले से ही अंदर हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई बाहर से अंदर आ रहा है यानी उसमें गति हो रही है तो हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जब भी कोई पहले से कोई चीज़ अंदर हो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई चीज़ बाहर से चलकर अंदर आए तब हम अगर उसमें गति हो रही है तब हम उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। द चिल्ड्रेन रैन इनटू द रूम। एक बार देख लेना इनटू को, इनटू बाहर से अंदर की दिशा में जाना, जैसे ही वेंट इनटू द रूम, किसी स्थिति अवस्था में प्रवेश करना। ही गोट इनटू ट्रबल, वो परेशानी में गिर गया। सी वेंट इनटू डिप्रेशन में गिर गया। द हाउस ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, जो घर है वो आग की लपटों में घिर गया। यानी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करना या किसी स्थिति या अवस्था में भी प्रवेश करना, जैसे ही गोट इनटू ट्रबल, सी वेंट इनटू डिप्रेशन, द हाउस ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। इनके साथ हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। याद रखना, वो कोई चीज़ पहले से अंदर है तो इन, अगर गति हो रही है और बाहर से अंदर जा रही है तो इनटू का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार
क्रेस्ट ए वॉल, उसने अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी किससे टकरा गई, जाकर दीवार से टकरा गई। तो क्रेस्ट के साथ किसका यूज करते हैं, इसके साथ भी हम इनटू का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रख लेना आप, क्रैश इनटू, जब कोई वस्तु तेजी से किसी दूसरी वस्तु से टकराती है तो हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी कोई चीज़ दूसरे से टकराएगी, क्रैश होगी, तब क्रेस्ट के साथ में हम हमेशा इनटू का प्रयोग करेंगे। आप डायरेक्ट याद रख लेना, ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार एंड क्रेश्ड इनटू ए वॉल, यानी जब भी टकराने की बात आए तब आप इनटू का यूज कर सकते हो, इनटू का यूज आपको करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई यंगर सिस्टर वाज बोर्न द ईव ऑफ दिवाली। एलडीसी में प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी मेरी सिस्टर का जन्म कब हुआ था, द ईव ऑफ दिवाली को हुआ था। ईव ऑफ दिवाली का क्या अर्थ है, दिवाली की शाम को हुआ था। यानी फिक्स दिन दिया हुआ है, फिक्स दिन के साथ हम किसका यूज करते हैं, फिक्स दिन के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हम पढ़ चुके हैं जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, यानी कोई फिक्स दिन है उससे पहले हम या कोई भी स्पेशल कोई दिन है उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। और ये तो दिवाली की शाम का यानी फिक्स दिन है और स्पेशल दिन है, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, इसमें ऑन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक बार समझने की प्रैक्टिस करना आप। देखो, ऑन का प्रयोग स्पेशल डे या स्पेशल ओकेजन के लिए किया जाता है। यानी जब भी कोई स्पेशल दिन हो, यानी फिक्स होना चाहिए, या स्पेशल कोई ओकेजन यानी अवसर हो, तब किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, ऑन मंडे, ऑन माई बर्थडे, ऑन द ईव ऑफ दिवाली, ही अराइव्ड ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, की शाम को आया, ऑन का यूज कर दिया। ईव यानी पूर्व संध्या के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है। जैसे ईव ऑफ दिवाली, क्रिसमस इवनिंग, ऑन द ईव ऑफ वार, यानी युद्ध के शाम के टाइम की। तब इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जब ईव आ जाए और उसके अंदर आगे कोई फिक्स समय आ जाए, उसके साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं। आपको याद रखना है, स्पेशल डे और स्पेशल ओकेजन से पहले किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है और ये एलडीसी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न भी एलडीसी का है, मैरी पास्ट मी हर साइकिल, यानी मैरी मेरे पास से गुजरी है अपनी साइकिल के साथ, यानी वो साइकिल चलाती हुई मैरी मेरे पास से गुजरी है। यही तो पता चल रहा है। इसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, हम ऑन का यूज करते हैं। अब आप देखना इसके साथ ऑन का यूज क्यों हुआ, कि जब कोई व्यक्ति किसी वाहन या सवारी पर बैठा होता है उसके लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो, यानी व्यक्ति किसी वाहन या सवारी के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए, उसके लिए तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्योंकि ऑन यानी क्या होता है, ऊपर होता है। जैसे ओन ए बाइसिकल, साइकिल के हम ऊपर ही बैठते हैं। ओन ए हॉर्स, घोड़े के भी हम ऊपर बैठते हैं, तो ओन ए हॉर्स। ओन ए मोटर बाइक, मोटरसाइकिल के भी हम किस ऊपर ही बैठते हैं, इसलिए ओन ए मोटर बाइक। लेकिन देखो, कार होती है, कार के अंदर हम ऊपर नहीं बैठते, कार के तो हम अंदर बैठते हैं। अगर अंदर बैठने या बंद वाहन होते हैं उन सब में हम अंदर बैठते हैं, तो उनके लिए क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। दोनों को याद रखना, जब भी किसी वाहन में हम ऊपर बैठते हैं तब ऑन का यूज करना है, उसके अंदर बैठते हैं इसलिए हमें इनका प्रयोग करना है। दोनों बात याद रखना। तो मेरे पास ये गुजरी अपनी साइकिल के ऊपर बैठी हुई, यानी साइकिल के ऊपर बैठी थी इसलिए किसका यूज कर दिया, ऑन का यूज कर दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो सीईटी में पूछा गया था, डिस्पाइट हर इलनेस शी इंस्टीड गोइंग टू वर्क एज शी हैड प्लेंटी ऑफ पेंडिंग वर्क। ये प्रश्न तो इजी है, क्योंकि अगर आप पता होना चाहिए जो इंस्टेटेड, ये इंस्टेड नाम आ रहा है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है। इंसिस्ट के बाद अगर ये देखो गोइंग, अगर आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो इंस्टेटेड के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यानी इंस्टेटेड ऑन, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इंस्टेड यानी ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, यानी गोइंग में क्या आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
दोबारा देखो, इंसिस्ट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो हम ओन हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यानी ये जब भी नाम आए ना इंस्टीट्यूट, तो आप देखना इसके आगे वाला जो वर्ब आ रही है वो कैसी है। अगर आईएनजी है तो आप बिना सोचे इसके साथ क्या लगा देंगे, ओन लगा दोगे, याद रह जाएगा। इंस्टीट्यूट के साथ अगर आईएनजी वर्ब आ रही है तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, ओन प्रीपोजिशन लगा देंगे। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रहेगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलडीसी में पूछा हुआ, डोंट वॉक द रेलवे लाइन, यानी डू नॉट वॉक द रेलवे लाइन। इसमें देखो ऑप्शन काट दिया करो, अमंग यानी बहुत से ज़्यादा के बीच में ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। वॉकआउट इसका प्रयोग यहाँ होना नहीं है, वॉकऑफ भी नहीं होता, ये भी गलत है। अक्रॉस सही ऑप्शन है। डू नॉट वॉक क्या मना किया जा रहा है, रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन को पार करने की बात कही जा रही है जिसमें मना किया जा रहा है, तो इसमें क्रॉसिंग करने की बात हो रही है। अक्रॉस का यूज करते हैं, अक्रॉस बिल्कुल सही ऑप्शन है। डू नॉट वॉक द अक्रॉस रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन को, पटरियों को पार नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अब देखो अक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं, बहुत शानदार प्रीपोजिशन है। अक्रॉस यानी होता है आर पार या पार करना या विपरीत दिशा में जाना एक ओर से दूसरी ओर, यही होता है अक्रॉस, यानी आर पार, पार करना या विपरीत दिशा में जाना एक ओर से दूसरी ओर। देखना कैसे, उदाहरण देख लो। सी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, उसने ब्रिज को पार किया, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा में पार करके गई है। द रिवर फ्लोज अक्रॉस द विलेज, जो नदी बह रही है वो पूरे गांव को पार कर रही है, यानी गांव को पार करती हुई जा रही है या आर पार जा रही है। विपरीत दिशा में कैसे होता है, देखो, ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वह उस गली के सामने रहता है। अक्रॉस यानी उसके दूसरी दिशा में रहता है। देयर इज ए शॉप अक्रॉस द पार्क, जो दुकान है वो विपरीत दिशा में है, पार्क के यानी सामने है। एक ओर से दूसरी ओर की जब भैया विपरीत दिशा की जब बात की जाए तब हम किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। एक होता है पूरे क्षेत्र में फैलना, जैसे कोविड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, कोविड कहाँ फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। आगे देखना, कम्युनिकेशन की बात आई, फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया से फैलने की बात आई, तब भी हम अक्रॉस लगाते हैं। जैसे द शो इज़ ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, सी इज़ फेमस अक्रॉस सोशल मीडिया के द्वारा वो पूरे इलाके में फेमस हो गई। इन सब में हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। अगर सोशल मीडिया, फ़ोन, टीवी से भी कोई पूरी दुनिया में फैल रही है तब भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। और जैसे पूरे क्षेत्र में फैलने के लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते ही हैं। विपरीत दिशा वाला याद रखना, जैसे ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, देयर इज ए शॉप अक्रॉस द पार्क, पार्क के विपरीत साइड में एक दुकान है, घर है, उन सब में भी हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। आर पार, पार करना या विपरीत दिशा में जाने के लिए तो हम अक्रॉस का यूज़ करते ही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 12 का क्वेश्चन भी सीईटी में पूछा हुआ है, देखना। आई सम हाउ मैनेज टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज, में भी यही बात आ रही है, मैंने जैसे तैसे ब्रोकन यानी टूटे हुए ब्रिज को पार किया। पार किया कि इसमें अक्रॉस का यूज हो रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो एट का यूज होना नहीं था, बिटवीन यानी दो के बीच में, ये दोनों ऑप्शन कट जाने थे। इन यानी में, ये तीनों ऑप्शन ही गलत थे, इसमें सही यूज था अक्रॉस। आई सम हाउ मैनेज टू वॉक अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज, मैंने जैसे तैसे ब्रोकन यानी टूटे हुए ब्रिज को पार किया, पार करने का अर्थ था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कलर ग्रेड सेकंड पूछा हुआ है, आई लाइक स्विमिंग लार्ज रिवर, मैं पसंद करता हूँ स्विमिंग यानी तैरना, लार्ज रिवर, मैं तैरकर लार्ज यानी बड़ी बड़ी नदियों को पार करना पसंद करता हूँ। यानी तैरकर कोई नदी को पार कर रहा है उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। यानी नदी को जब भी तैरकर पार करने की बात आएगी उसके अंदर हम अक्रॉस का यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप। यानी आई लाइक स्विमिंग अक्रॉस लार्ज रिवर या अक्रॉस रिवर्स भी हो सकता था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एट सीईटी में पूछा गया था, ही टुक एजेज द जॉब, ये एक तरह से फिक्स प्रीपोजिशन कह सकते हो या मुहावरा कह सकते हो आप। जो ये टुक एजेज है, टुक एजेज के बाद में हमेशा ओवर का यूज होता है, इसकी आगे कुछ ना कुछ वर्ड आता है। जैसे देखो टुक एजेज ओवर समथिंग एक अंग्रेजी मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी काम में बहुत अधिक समय लगना। यानी किसी काम में बहुत अधिक समय लगता है तो उसका अर्थ वो होता है टुक एजेज ओवर। जैसे देखो शी टुक एजेज ओवर हर
होमवर्क, उसने होमवर्क में बहुत समय लिया। ऊपर क्या पूछा, ही टुक एजेज ओवर द जॉब, जॉब में उसे बहुत अधिक समय लगा। तो जब टुक एजेज की बात आएगी उसके हमेशा आगे ओवर लगाना है, मुहावरा बन जाएगा और उसके आगे कुछ ना कुछ वर्ड तो आएगा ही टुक एजेज ओवर द जॉब, यानी इसका मतलब होता है किसी काम में बहुत अधिक समय लगना। टुक एजेज ओवर फिक्स है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का है, राजस्थान हाई कोर्ट में पूछा गया था। दे हैड ए चैट ए कप ऑफ टी। क्या क्वेश्चन है, दे हैड ए चैट ए कप ऑफ टी, यानी वो चैट यानी बातचीत कर रहे हैं, ए कप ऑफ टी यानी चाय के दौरान कोई बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, यानी कोई चाय पीते हुए बातचीत कर रहे हैं, इनके साथ हम ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओवर। देखो, चाय पीते समय बातचीत करना, यहाँ ओवर का प्रयोग माध्यम या समसामयिक या ड्यूरिंग को दर्शाने के लिए होता है। जैसे देखो, वी डिस्कस द मैटर, हमने मैटर को डिस्कस किया, कब किया, ओवर लंच, यानी ड्यूरिंग लंच के दौरान। ड्यूरिंग यहाँ दिया हुआ नहीं है, यानी ड्यूरिंग की जब बात करते हैं यानी दौरान का जब अर्थ निकले तब हम ओवर का यूज करते हैं। लेट्स टॉक ओवर कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी पीने के दौरान हम बातचीत करते हैं। तो चाय पे, कॉफ़ी पे या लंच के दौरान, दौरान का जब अर्थ निकले, बातचीत करना हो, चैट करना हो, जो भी बातें हो, उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ओवर का यूज कर सकते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। दे हैड ए चैट ओवर ए कप ऑफ टी, ओवर कॉफ़ी, ओवर लंच, ओवर डिनर, सब कुछ याद आप रखना। आगे चलते हैं, अब एक बार ओवर के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखो, ओवर जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के बिल्कुल ठीक ऊपर हो लेकिन टच न करे, यानी कोई रखी हुई चीज़ है वो टच कर रही है तो ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन ओवर का कब करेंगे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ठीक ऊपर हो लेकिन टच न करे या उसके ऊपर से गुजर रही हो। एग्जाम्पल देखना, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ब्रिज कहाँ है, नदी के ऊपर है। किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। ए प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, प्लेन कहाँ से गुजर रहा है, शहर के ऊपर से गुजर रहा है, इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। जैसे रेनबो की बात आ जाए, रेनबो में भी हम किसका यूज करेंगे, ओवर का। काइट फ्लाइंग यानी पतंग उड़ाने की बात आए, उसके अंदर भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ब्रिज वाले में हम ओवर का यूज़ करते हैं। एरोप्लेन गुजर रहा है, उसके लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो एरोप्लेन है वो हावरिंग मोड में नहीं होना चाहिए, यानी कोई एरोप्लेन या जो हेलीकॉप्टर है वो एक ही मैदान के ऊपर मंडरा रहा है, यानी कोई मीटिंग के दौरान फूल बरसा रहे हैं, एक ही जगह मंडरा रहा है, उसके लिए अपन ओवर का यूज नहीं करते हैं। अगर हावरिंग मोड की बात आएगी तो हम अबव का यूज करेंगे। अब देखो, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज़ के ऊपर से गुजरता है, उस यानी कोई वस्तु या व्यक्ति किसी चीज़ के ऊपर से गुजर रहा है, उसके लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे ही जंप्ड ओवर द वॉल, वह दीवार के ऊपर से गया। द बॉल फ्लू ओवर द नेट। और ओवर का यूज कहाँ कर सकते हैं, कंट्रोल की बात हो, टॉपिक की बात हो या सरफेस की बात हो। हम उसमें पहले वाली क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं विस्तार से। द डिबेट इज ओवर पॉलिटिक्स, द टॉवेल इज स्प्रेड ओवर द टेबल। ये उदाहरण याद रखना, कोई टेबल है उसके ऊपर अगर टॉवल या कुछ भी गद्दा वगैरह बिछाया गया है, यानी वो उसको कवर कर रहा है, स्प्रेड फैलाया हुआ है, तब भी हम किसका उपयोग करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। शी हैज़ कंट्रोल ओवर द टीम, कंट्रोल की बात आए तब भी हम ओवर का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट ये टॉवल वाला है, द टॉवल इज स्प्रेड ओवर द टेबल, यानी टेबल पर अगर कपड़ा दिया हुआ है और ढक रहा है तब हम ओवर का यूज करते हैं। ओवर के बारे में अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा समझ चुके हैं, रिवीजन हो चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। क्या लिखा हुआ है, द चीफ केम इन द ओपन विंडो। क्या लिखा है, द दीप केम इन द ओपन विंडो, चोर कहाँ से आया है, खुली हुई खिड़की से अंदर आया है। चोर किससे आया है, खिड़की के अंदर से अंदर आया है। हम देखो इसमें ओप है, टू है, थ्रो है, विद है। अब थ्रो का यूज कब करते हैं, हम थ्रो का यूज करते हैं जब कोई जंगल के भीतर से गुजरता है या कोई खिड़की के अंदर से गुजरता है। तो चोर खिड़की के अंदर से आया है, इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे, थ्रो का यूज करेंगे।
एक बार देखना, थ्रो यानी भीतर से पार करना, द ट्रेन पास्ट थ्रो द टनल, ट्रेन कहाँ से गुजर रही है, टनल के भीतर से गुजर रही है। दूसरा देखना, ही वॉकड थ्रो द फॉरेस्ट, वे कहाँ से गुजर रहे हैं, जंगल के भीतर से गुजर रहे हैं। लाइट पास्ट थ्रो द ग्लास, लाइट कहाँ से गुजर रही है, ग्लास के अंदर से गुजर रही है। और देखना, अनुभव से होकर गुजरना या मानसिक प्रक्रिया से होकर गुजरने के अर्थ में भी थ्रो का यूज करते हैं। जैसे सी वेंट थ्रो ए लॉट ऑफ पेन, वह किससे गुजर रहा है, एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है। आई एम गोइंग थ्रो ए टफ टाइम, मैं एक बुरे समय से गुजर रहा हूँ। फिर प्रक्रिया, जरिया या माध्यम की बात आए उसमें भी हम थ्रो का यूज़ करते हैं। आई केम टू नो थ्रो ए फ्रेंड, मुझे दोस्त के जरिए या दोस्त के माध्यम से पता चला। ही अप्लाइड थ्रो द ऑनलाइन पोर्टल, उसने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया। इन सब में भी हम थ्रो का यूज करते हैं। थ्रो यानी भीतर से पार करना। आप समझ चुके हैं अच्छे से, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जो स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हिज चैम्बर इज द कॉरिडोर, एक इजी सा क्वेश्चन है। हिज चैम्बर इज द कॉरिडोर यानी उसका जो चैम्बर है वो कॉरिडोर यानी बरामदे के साथ साथ है, तो इसमें अलोंग का यूज करते हैं। हिज चैम्बर इज अलोंग द कॉरिडोर। देखो अमंग यानी के बीच में, बहुत ज़्यादा के बीच में, इनटू का होगा नहीं, अबाउट यानी के बारे में, ऐसा कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। हिज चैम्बर इज अलोंग द कॉरिडोर, अलोंग का यूज कब करते हैं, अलोंग का अर्थ होता है के साथ साथ या लंबाई में या किनारे किनारे होना। अलोंग का यूज कब करते हैं, अलोंग का अर्थ है के साथ साथ, लंबाई में या किनारे किनारे होना। देखो देर आर ट्रीज अलोंग द हाईवे, पेड़ कहाँ है, हाईवे के किनारे किनारे हैं, तो अलोंग का यूज़ कर देना। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर, हम नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, इसलिए भी अलोंग का यूज़ कर सकते हैं। किसी पंक्ति या क्रम में फैलाव, देखो हाउसेज वर बुल्ट अलोंग द रोड, हाउस बनाए गए हैं यहाँ क्रम से बनाए गए हैं और ये रोड के किनारे किनारे बनाए गए हैं, इसलिए अलोंग का यूज़ कर दिया। किसी दिशा में आगे बढ़ना, द कार मूव्ड अलोंग द ट्रैक, ये कोई ट्रैक है तो कार इसके साथ साथ आगे बढ़ रही है या इसके किनारे किनारे आगे बढ़ रही है, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अलोंग का। तो अलोंग का यूज करते हैं के साथ साथ, लंबाई में या किनारे किनारे होना। आप समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द मैन इज लीनिंग द वॉल, क्या आंसर होगा आप बताओ। यानी आदमी कहाँ खड़ा है, दीवार के सहारे टिक कर खड़ा है। द मैन इज लीनिंग द वॉल, तो इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, इसके अंदर हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखना अगेंस्ट। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु, जैसे देखो दीवार हो, खंबा हो, दरवाज़ा हो आदि के सहारे टिक कर खड़ा होता है या झुकता है, तब हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एक ऑप्शन और देखना, उदाहरण आप, सी पुट द लेडर, यानी उसने सीढ़ी कहाँ रखी, अगेंस्ट द वॉल, उसने सीढ़ी दीवार के सहारे लगाई। यानी दीवार, खंबा या दरवाजों के सहारे कोई टिक कर खड़ा है या कोई सीढ़ी लगाई गई है या झुककर खड़ा है, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, वहाँ हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। यानी उसने सीढ़ी दीवार के सहारे लगाई, मैन कहाँ खड़ा है, वॉल के किनारे खड़ा है। ये प्रश्न भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब एक बार देख लो अगेंस्ट का यूज कहाँ करते हैं। एक तो विरोध में होता है, अगेंस्ट यानी विरोध के खिलाफ, जैसे अगेंस्ट करप्शन, ये तो इजी है, याद रह जाएगा। यानी किसी के खिलाफ बात की जाए, जैसे अगेंस्ट करप्शन। टकराव यानी के सहारे का अर्थ निकलेगा, जैसे अगेंस्ट द वॉल हमने अभी पढ़ा है, यानी दीवार के सहारे सीटी लगाई, वही बात है। एक तुलना की जाती है, जैसे मैच किन के अगेंस्ट था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, तो के मुकाबले का अर्थ निकलेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक सुरक्षा के अर्थ में भी अगेंस्ट का यूज होता है, जिसमें से बचाव का अर्थ निकलता है। यानी द वैक्सीन प्रोटेक्ट, वैक्सीन बचाती है, अगेंस्ट इन्फेक्शन से बचाव करती है वैक्सीन। यानी जब भी से बचाव का अर्थ निकले वहाँ भी किसका यूज करेंगे, अगेंस्ट का यूज करेंगे। यानी अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, द वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन सब में हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। माई हाउस इज द बस स्टैंड एंड द चर्च,
मेरा घर है कहाँ है, बस स्टैंड और चर्च, यानी दो जगह दी हुई है, दोनों के बीच में एंड है। आप देखना जब भी दो की बात आए और उसके बीच में एंड हो तो बिटवीन एक बार ज़रूर देखना। यानी मेरा घर कहाँ है, बस स्टैंड और चर्च के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं जब दो के बीच की बात आए, यानी इसमें आपको दो वस्तुओं के बीच, दो जगहों के बीच एंड का प्रयोग भी देखने को मिलेगा। तो माई हाउस इज़ द बिटवीन बस स्टैंड एंड द चर्च। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 4 सन्स इक्वली। मिस्टर मोहन है जिसने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है अपने 4 बेटों के बीच में। बीच में का अर्थ निकल रहा है बिटवीन यानी बीच में, अमंग यानी बीच में, लेकिन उसने प्रॉपर्टी को बांटा है कितने भाइयों में, बेटों में बांटा है, 4 बेटों में बांटा है। जब दो की बात आए तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज़्यादा की बात आए तो अमंग लगाते हैं। ये वीडियो की एग्ज़ाम में पूछा गया था जो 2021 में हुई थी, तो इसमें लगाते हैं अमंग। जब भी दो की बात आए तो बिटवीन लगाओ, दो से ज़्यादा की बात आए तो अमंग लगाओ। दोनों के प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखने हैं, तो इसमें ऑप्शन है अमंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, सुपरविजन वोमेन वाले में पूछा गया था। हिज हाउस इज द मॉल, उसका घर कहाँ है, मॉल। देखो मॉल टिल समय वाला अर्थ कोई है नहीं, इनटू कोई गति हो नहीं रही है। ऐसे भी आप देख लिया करो, कोई बिसाइड्स भी आया है और बिसाइड भी आया है, दोनों ऑप्शन आए तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शन से एक होना है, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए दोनों शब्द दिए हैं। अब इन दोनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, बिसाइड का अर्थ क्या होता है और बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है। देखो बिसाइड का अर्थ तो होता है कि पास में या बगल में, और बिसाइड जब एस लगा दें बिसाइड्स हो जाए उसका अर्थ होता है के अलावा। जब भी कोई चीज़ अतिरिक्त व्यक्ति जोड़े जाए तो उसका घर कहाँ है, मॉल के पास में होगा या मॉल के बगल में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिसाइड द दिस हिज हाउस इज बिसाइड द मॉल। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, सी केम एंड सेट मी इन द मीटिंग। ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। वह आई और कहाँ बैठ गई, मी इन द मीटिंग। कहाँ बैठी, देखो वही है फ्रॉम ऑफ, इन दोनों का अर्थ दो बिसाइड और बिसाइड्स में से आपको देखना है। वह आई और कहाँ बैठ गई, मेरे बगल में बैठ गई। तो इसमें किसका यूज करते हैं, बिसाइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेम ही क्वेश्चन था, शी केम एंड सेट बिसाइड मी इन द मीटिंग। वह आई और मेरे बगल में बैठ गई। वैसे भी देखो ये बिसाइड्स होता है ना, ये लगभग पर्सन में तो शुरू में आता है और ये बिसाइड लगभग बीच में आता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, लेकिन बाय चांस बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन ये एक इजी तरीका है दोनों को याद रखने का। 23 में देखना, शुरू में आ गया, वही बिसाइड और बिसाइड्स का प्रश्न है। एक्टिंग आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्ट इन सोशल वर्क। देखो आमिर खान एक्टिंग के अलावा सोशल वर्क में भी इंटरेस्ट रखता है, के अलावा की बात की जा रही है। ये इन और विद को तो काट ही दो। देखो अब बिसाइड और बिसाइड्स में से आपको देखना है, बिसाइड यानी होता था के बगल में, बिसाइड एक्टिंग यानी बगल में एक्टिंग, पास में एक्टिंग, कोई अर्थ नहीं लिख रहा, इसको काट दो। बिसाइड्स ये शुरू में आता है हमेशा। देखो बिसाइड्स एक्टिंग, एक्टिंग के अलावा आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। ये भी स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आप बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो बिसाइड का अर्थ होता है के पास, के बगल में। द लैम्प इज बिसाइड द बेड, लैम्प कहाँ है, बेड के बगल में है। बिसाइड का अर्थ होता है के अलावा, जब कोई अतिरिक्त चीज़ या व्यक्ति जोड़े जाएं, जैसे बिसाइड्स इंग्लिश सी स्पीक फ्रेंच, वह इंग्लिश के अलावा फ्रेंच भी बोल सकती है। यानी बिसाइड्स में के अलावा का अर्थ निकलता है। और वैसे भी जब इस बिसाइड और बिसाइड्स पूछे जाएंगे तो आपको ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो यही मिल जाएंगे, तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रश्न तो बिसाइड या बिसाइड्स वाला आया है। ऑप्शन तो 4 ही आने हैं, तो उसमें से 1-2 तो सेम आते हैं, 1-2 खराब आते हैं, तो इतनी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का देखना, सीटी में पूछा गया था। द बॉय क्रेवल्ड द फेंस टू एंटर द गार्डन, यानी लड़का कहाँ से घुस रहा है, फेंस यानी बाड़ के नीचे से या बाड़ के नीचे से रेंग कर गार्डन के अंदर घुस रहा है। अंदर घुसने की बात हो रही है,
देखो आउट ये तो है नहीं, अबोव नियर इसमें अंडर का यूज है। आप डायरेक्ट याद रखना, द बॉय क्रेवल्ड यानी होता है, क्रेवल्ड के साथ जब अंडर लगता है तो उसका अर्थ होता है नीचे से रेंग कर जाना। आप इसको फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर भी याद रख सकते हो। द बॉय क्रेवल्ड, अंडर का अर्थ होता है नीचे से रेंग कर जाना, यानी जब कोई चीज़ नीचे से रेंगता है तो अंडर का प्रयोग होता है। अंडर यानी नीचे होता है, और क्रेवल्ड यानी रेंग कर जाना। नीचे से रेंग कर जाने के अर्थ में क्रेवल्ड अंडर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रेवल्ड अंडर। ये भी सीईटी में पूछा गया था। अगर कोई, अब अंडर का प्रयोग और कहाँ करते हैं वो आप देख लो। अगर कोई नीचे है, जैसे कोई पेड़ के नीचे बैठा है तो अंडर का यूज करते हैं। कोई अधीन है तो उसके लिए भी अंडर का यूज करते हैं। कोई सीमा से कम है उसके लिए भी अंडर का यूज करते हैं। द आर्मी वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट, आर्मी किन के अधीन काम करती है, सरकार के अधीन काम करती है, तो अंडर द गवर्नमेंट। तो नीचे, अधीन या सीमा से कम का अर्थ निकले तो अंडर का यूज करते हैं। क्रेवल्ड के साथ भी अंडर का यूज होता है, जिसका अर्थ होता है नीचे से रेंग कर जाना। आगे चलते हैं। सी ओपनड द बुक पेज 7, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसने बुक खोली, कहाँ खोली, पेज नंबर 7 पे खोली, यानी कोई फिक्स स्थान है जिस पे उसने बुक खोली है। बुक का कौन सा पेज खोला, पेज नंबर 7। हमें पता है कोई फिक्स स्थान की बात की जाए, जैसे एट होम, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, उन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो सी ओपनड द बुक पेज 7, तो उसने 7 नंबर पेज खोला है, तो हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, एट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर फिक्स जगह की बात आए तो एट का यूज करना है। नेक्स्ट देखना, एलडीसी में पूछा हुआ है, जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी। जूलिया कहाँ केमिस्ट्री की कहाँ स्टडी कर रही है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययन कर रही है। फिक्स जगह दी हुई है तो हम किसका यूज करते हैं, एट का। जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी, कहाँ, एट होम, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट पेज नंबर 7। फिक्स जगह की बात आए तब हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देखना, हॉस्टल वार्डन वाले में पूछा गया था। देर वाज ए लॉन्ग क्यू द मिल्क बूथ एज द मिल्क सप्लाई वेन हैड गोट डिले। ये क्वेश्चन तो हमने हमारी पोस्ट के ऊपर भी डाला था, आपने बहुत सारे जवाब भी दिए थे सही सही इसके। देर वाज ए लॉन्ग क्यू, ये देखो देर वाज ए लॉन्ग क्यू, यही इसका आंसर आता था। ये क्या है, एक लंबी कतार की बात हो रही। उसके बाद में एक तो लॉन्ग क्यू में आंसर था, फिर देखो कहाँ है, द मिल्क बूथ, कतार कहाँ लगी हुई है, मिल्क बूथ के ऊपर लगी हुई है, यानी फिक्स जगह है मिल्क बूथ, वहाँ पर कतार लगी हुई है। तो फिक्स जगह के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ऑप्शन तो 8 नंबर सही हो गया। यानी जब भी ये लॉन्ग क्यू यानी कतार की बात आए, आगे फिक्स स्थान दे रखा हो, तब आप किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो एक लॉन्ग क्यू यानी लंबी कतार है, कहाँ है, द मिल्क बूथ के ऊपर है, तो एट प्रीपोजिशन का यूज करना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का देखना, कलर ग्रेड सेकंड में पूछा गया था। देर वाज ए लॉन्ग क्यू, वही बात है, लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल, लोगों की लंबी कतार है, कहाँ पर है, द पोस्ट ऑफिस के अंदर है। यह भी हमने पोस्ट पर डाला था, सेम क्वेश्चन है। लंबी कतार लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, पोस्ट ऑफिस के ऊपर लगी हुई है, यानी फिक्स जगह है, तो किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। आपको प्रश्न बहुत ईजी लग रहे होंगे आज के, ये सारे एलडीसी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड सब में पूछे गए प्रश्न हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई सरल सा क्वेश्चन आपके आना है, जिसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। इतनी प्रैक्टिस के बाद तो मुझे नहीं लगता आपकी कोई गलती होगी। तो फिक्स जगह की बात आए, ये लॉन्ग क्यू कतार वाला नाम आए, तब आपको एट प्रीपोजिशन का यूज़ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 29 हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा हुआ है, ही विल रिमेन होम अंटिल ही इज टेस्टेड। देखो ही विल रिमेन, होम फिक्स जगह की बात है, एट होम, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, तो इसमें तो डायरेक्ट किसका यूज हो जाएगा, एट होम। ही विल रिमेन एट होम अंटिल ही इज टेस्टेड। आगे चलते हैं। अब एक बार देखते हैं एट प्रीपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं।
हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ऐट का प्रयोग निश्चित समय के साथ में या पर बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैं घर पर हूँ, कॉलेज पर हूँ, यूनिवर्सिटी पर अध्ययन कर रहा हूँ, इस प्रकार। देखो, ही विल रीच माई ऑफिस एट 9 o'clock 9 PM। हम पढ़ चुके हैं समय के साथ, फिक्स समय के साथ किसका यूज करेंगे, ऐट का यूज करेंगे। ही लेफ्ट द ऑफिस एट नून हो गया, एट नाइट आई स्लीप एट नाइट हो गया, एट डाउन डस्ट ट्विलाइट सनराइज मिडनाइट। हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यही थे, हम पढ़ चुके हैं। ऐट का प्रयोग किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। जब रेट की बात हो, स्पीड की बात हो, एज की बात हो, उसमें अगर कीमत बताई जा रही है, उम्र बताई जा रही है या चाल बताई जा रही है, तो हम ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, मिल्क इज सोल्ड, मिल्क कहाँ कब कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 90 रुपीज़ ए लीटर, यानी कि कीमत बताई जा रही है। दूध की कीमत क्या है, 90 रुपीज़ ए लीटर है। ही इज ड्राइविंग एट 80 किलोमीटर पर हावर, इसमें चाल बताई जा रही है। जब कीमत बताई जाए, चाल बताई जाए, उसमें हम किसका यूज करते हैं, ऐट का यूज करते हैं। आगे देखना, जब कोई व्यक्ति किसी इवेंट, गैदरिंग या पैलेस पर मौजूद हो, वही बात है, उसी स्थान पर, फिक्स स्थान पर मौजूद हो, उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, ऐट का यूज करते हैं। जैसे सी इज एट द पार्टी, सी मेट एट द वेडिंग, फिक्स स्थान है। आगे चलते हैं। देखो, ऐट का अर्थ होता है टुवार्ड्स भी होता है, टुवार्ड्स की जगह भी ऐट लगाते हैं। टुवार्ड्स का अर्थ क्या होता है, किसी की ओर। जैसे फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ये, जैसे स्माइल्ड एट, गिगल्ड एट यानी दबी दबी हंसी हंसना, लाफ्ड एट, साउटेड एट, नोक्ड एट। नोक्ड एट क्या होती है, किसी द्वार पर दस्तक देना। यील्ड एट यानी चिल्लाना, जैसे वह भाई पर चिल्लाई। एम्ड एट यानी निशाना साधना। जैसे एक देख लेना आप उदाहरण, सी लुकड एट मी, लुकड के साथ किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, यानी इसका लुकड एट मी, वह मेरी ओर या उसने मेरी ओर देखा, यानी किसी की ओर का जब अर्थ निकले वहाँ ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे इनको याद रख लेना, स्माइल्ड एट, गिगल्ड एट, लाफ्ड एट, साउटेड एट, नोक्ड एट, यील्ड एट और एम्ड एट। अब ऐट के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आई वॉज डिलाइटेड द प्रेजेंट यू गेव ऑन माई रिटायरमेंट। प्रेजेंट यानी गिफ्ट भी होता है, तो आई वॉज डिलाइटेड मुझे प्रसन्नता हुई, द प्रेजेंट गिफ्ट यू गेव ऑन माई रिटायरमेंट, जो तुमने मुझे रिटायरमेंट पे गिफ्ट दिया उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो डिलाइटेड के साथ हम किसका यूज करेंगे, तो डिलाइटेड फ्रॉम नहीं, डिलाइटेड अबाउट नहीं, डिलाइटेड विद। ऑप्शन नंबर सी सही है। आई वाज डिलाइटेड विद द प्रेजेंट यू, जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया। तो डिलाइटेड का विद का यूज होगा। देखो, डिलाइटेड विद का प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज़ से या तो प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं। डिलाइटेड विद वस्तु या ऑब्जेक्ट आ सकता है। सी वाज डिलाइटेड विद द रिजल्ट, दे वर डिलाइटेड विद द गिफ्ट। यानी डिलाइटेड के साथ हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, उसके साथ कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तीनों उदाहरण याद रखना। ये पहला वाला तो पूछा गया था सीईटी में, आई वाज डिलाइटेड विद द प्रेजेंट यू। एक है सी वाज डिलाइटेड विद द रिजल्ट, दे वर डिलाइटेड विद द गिफ्ट। इन सब के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सी इज एंग्री योर मिसबिहेवियर। स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, सी इज एंग्री, एंग्री के साथ आता है तो हमें वैसे भी विद दिखता है, लेकिन हमें पता है एंग्री के साथ विद भी आता है और एट भी आता है। तो सी इज एंग्री योर मिसबिहेवियर, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा विद। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, एंग्री विद के साथ क्या आना चाहिए, एंग्री के साथ विद कब आएगा, जब आगे या तो कोई पर्सन या व्यक्ति आएगा तब विद लगा सकते हैं, या बिहेवियर की बात की जाएगी तब भी हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। जैसे एग्री विद के साथ पर्सन हो सकता है या बिहेवियर हो सकता है, लेकिन किसी चीज़, घटना या अबस्ट्रैक्ट आइडिया पर गुस्से के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे एंग्री एट द डिले। याद रखना, जब पर्सन जैसे योर मिसबिहेवियर आ जाए तब तो विद लगाना है। कोई पर्सन, व्यक्ति का नाम या कोई व्यक्ति वो सूचक कोई शब्द आए तब हमें विद लगाना है, लेकिन कोई चीज़ आ जाए, कोई घटना आ जाए या कोई अबस्ट्रैक्ट आइडिया, कोई बहुवाचक संज्ञा आए, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। जैसे एंग्री
एट द डिले। दोनों समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, फॉर वंस ऑल द कमेटी मेंबर्स एग्री वन अनोदर। कमेटी के जो मेंबर हैं एग्री हैं वन अनोदर, यानी पर्सन की ही बात हो रही है। सीटी में पूछा गया था एग्री के साथ या तो एट लगेगा, इसमें एट है ही नहीं तो इसमें तो डायरेक्ट वैसे भी वन अनोदर यानी पर्सन व्यक्तियों की ही बात हो रही है तो डायरेक्ट क्या लगाना था, विद लगाना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सीईटी में पूछा गया था, इंडिया इज बिसेट मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। इंडिया इज बिसेट मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। ये जो बिसेट दिया हुआ है, बिसेट के साथ भी जब विद का प्रयोग होते हैं यानी बिसेट विद का यूज अर्थ होता है घिरा हुआ होना या प्रभावित होना। इंडिया इज बिसेट विद यानी इंडिया इस समय घिरा हुआ है मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज, इंडिया इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है बिसेट विद यानी घिरा हुआ होना या प्रभावित होना, जैसे यूजुअली बाय डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम। बिसेट के साथ युद्ध का प्रयोग करने का अर्थ होता है, उसमें अर्थ निकलेगा घिरा हुआ होना या प्रभावित होना। तो बिसेट ऑप्शन नंबर डी सही है, इंडिया इज बिसेट विद मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। सीटी में पूछा गया था ये भी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है, सीटी का ही है, द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड टूरिस्ट। द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड, सिटी सेंटर मॉल है उसमें क्राउड यानी भीड़ है, किसकी है, टूरिस्ट की है। क्राउडेड के साथ टूरिस्ट यानी पर्सन की बात की जा रही है तो क्राउडेड के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, जब कोई स्थान या कोई स्थान लोगों या चीज़ों से भरा होता है तो हम क्राउडेड विद का प्रयोग करते हैं, जैसे क्राउडेड विद पीपल थिंग आ सकती है। यानी क्राउडेड विद एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसके साथ हम विद का यूज करते हैं। क्राउडेड विद का अर्थ होता है कोई स्थान लोगों या चीज़ों से भरा होना। समझ गए आप। द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड विद टूरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, सुपरवाइजर ने पूछा गया था, सी ड्रू द पिक्चर ए क्रेयॉन, यानी उसने ड्रू की है कोई पिक्चर, किसके माध्यम से ड्रू की है, क्रेयॉन के माध्यम से ड्रू की है। जब भी किसी माध्यम की बात आए तब भी हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। सी ड्रू द पिक्चर ए क्रेयॉन, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। उस पर पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, किसके सहायता से कर रहा है, विद यानी साथ भी होता है, या किसके साथ कर रहा है, किस माध्यम से कर रहा है, तब हम उसमें यूज करते हैं विद का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, ही कट द एप्पल ए नाइफ, उसने एप्पल कट किए हैं किसकी सहायता से, नाइफ ए नाइफ यानी साधन या मीडियम है, किसका यूज करेंगे, ही कट द एप्पल विद ए नाइफ, किसके साथ, चाकू के साथ, विद ए नाइफ। ऑप्शन नंबर बी सही है, जब हम किसी उपकरण या साधन यानी टूल या इंस्ट्रूमेंट से कोई कार्य करने की बात करते हैं तो विद का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ड्रा कर सकते हैं कुछ, राइट लिख सकते हैं कुछ, पेंट कर सकते हैं, जैसे ड्रू राइट पेंट विद ए पेन, विद ए पेंसिल, विद ए क्रेयॉन, विद ए ब्रश। इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिर स्टेनोग्राम का क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉन्ग यू। ये तो यू पर्सनवाचक, पर्सन का भाव दे रहा है, किसी व्यक्ति का सूचक शब्द है, तो व्हाट इज रॉन्ग के साथ भी हम विद का ही यूज करते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, बोलते भी बहुत बार हम व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू बोलते हैं ना हम। तो जब हम किसी व्यक्ति की स्थिति, स्वास्थ्य या व्यवहार के बारे में पूछते हैं तो हम रॉन्ग विद का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति की स्थिति, स्वास्थ्य या व्यवहार के बारे में प्रश्न करते हैं तब हम रॉन्ग विद का प्रयोग करते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल हिज फ्रेंड्स। जेम्स प्लेइंग यानी बास्केटबॉल खेल रहा है हिज फ्रेंड्स के साथ, यानी जेम्स किन के साथ खेल रहा है, हिज फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों के साथ। वैसे भी साथ का ऑप्शन आ रहा है, हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। देखो विद और विद इन साथ में आ रहा है तो हम विद का प्रयोग करेंगे, विद इन का यूज नहीं करेंगे। जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, जब हम किसी के साथ कोई क्रिया करते हैं, जैसे देखना किसी के साथ खेलते हैं, बात करते हैं या काम करते हैं आदि, तो हम विद का प्रयोग करते हैं, जैसे प्ले, टॉक, गो, वर्क विद समवन।
यानी आगे कुछ किसी का भी नाम या कोई भी व्यक्ति सूचक शब्द आने चाहिए कि जैसे जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल, जेम्स इज वर्किंग विद हिज फ्रेंड्स, जेम्स इज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है आई विल बी रेडी टू लीव अबाउट 20 मिनट्स। क्या पूछा गया है? आई विल बी रेडी टू लीव अबाउट 20 मिनट्स। देखो विल बी का अर्थ है फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है कि मैं रेडी हो जाऊंगा जाने के लिए कितने मिनट के अंदर? लगभग 20 मिनट के अंदर मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यानी जब भी 20 मिनट के अंदर या 20 मिनट में, तो जब मे का भाव आए तब हम किसका यूज करते हैं? हम इन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही है, इन। आई विल बी रेडी टू लीव इन अबाउट 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट में जाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ध्यान से देखना, जब हम किसी कार्य के भविष्य में कितने समय के बाद होने की बात करते हैं तो हम इन प्लस टाइम ड्यूरेशन का प्रयोग करते हैं। टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 20 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, तो हम इनका यूज करते हैं। भविष्य की बात कैसे पता चली? तो विल बी का प्रयोग हुआ है। शैल और विल फ्यूचर टेंस को बताएंगे। तो जब भी किसी कार्य के भविष्य में कितने समय बाद होने की बात करते हैं तो हम इन प्लस टाइम ड्यूरेशन का प्रयोग करते हैं। आगे देखो इनका प्रयोग और कहाँ करते हैं। इनका अर्थ है के अंदर के बाद, यानी कोई रूम के पहले से अंदर है तो इनका यूज़ करते हैं। ये क्या बात? द ट्रेन विल अराइव इन 10 मिनट। सेम बात है, विल का यूज़ हुआ है, फ्यूचर टेंस की बात है कि ट्रेन 10 मिनट बाद पहुंच जाएगी। तब हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। सी विल कॉल यू इन एन आवर। वह 1 घंटे में तुम्हें कॉल करेगा मान लो, तो समय दिया हुआ है, फ्यूचर की बात है, यानी विल और शैल दिखे, आगे समय दिखे तो किसका यूज कर देना है? आपको इन का यूज कर देना है। और ऐट का यूज कब करते हैं? किसी विशेष समय के लिए, यानी फिक्स समय के लिए किसका यूज करते हैं? ऐट का यूज। जैसे ऐट 5 PM, फिक्स समय के लिए किसका यूज कर रहे थे? ऐट का। ऑन का यूज कब करते हैं? किसी तारीख या दिन के लिए, जैसे ऑन मंडे, ऑन 5 जुलाई, यानी किसी कोई तारीख है या कोई संडे मंडे है उसके लिए किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। अक्रॉस का यूज क्यों कब कर रहे थे? पार करने या फैलाव के लिए। अक्रॉस द रोड, यानी पार करने के अर्थ में, और फैलाव जैसे कोविड कहाँ फैल गया? अक्रॉस द वर्ल्ड। समझ चुके होंगे आप इन, ऑन, एट, अक्रॉस के बारे में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है आई एम प्राउड टू से दैट ऑल हर एफर्ट्स हैव रिजल्टेड सेक्यूरिंग द टॉप रैंक। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि उसके सारे एफर्ट ने उसे टॉप रैंक दिलाने में मदद की। यहाँ देखना रिजल्ट की बात हो रही है, तो इसमें देखना रिजल्ट इन एक फिक्स प्रीपोजिशन है, रिजल्ट के बाद में इन प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। रिजल्ट इन एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है का परिणाम हुआ। यानी आई एम प्राउड सो से दैट कि उसके ऑल एफर्ट का ही परिणाम हुआ कि उसने टॉप रैंक हासिल की। रिजल्ट के साथ इन प्रीपोजिशन लगती है जो कि एक फिक्स प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ क्या होता है? का परिणाम हुआ, यानी उसके सारे एफर्ट का परिणाम हुआ कि उसने टॉप रैंक हासिल की। तो क्या आंसर हो गया? आंसर नंबर सी, इन, रिजल्टेड इन। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। सी स्विम्स एवरी डे द समर। वो स्विम्स करती है एवरीडे ने डेली। समर, समर क्या होता है? गर्मी। यानी ऋतुओं के नाम के पहले कौन सी प्रीपोजिशन लगाते हैं? ऋतुओं के नाम से पहले लगाते हैं इन प्रीपोजिशन। बहुत अच्छे से याद की हमने। इन द समर, इन द विंटर, इन द रेनी सीजन, इन सब से इन द एंटूमन, यानी ऋतुओं के नाम पे पहले कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? इन की प्रीपोजिशन लगती है। बड़े स्थानों के पहले भी किसका यूज होता है? इन का यूज होता है। और ऋतुओं के नाम पे पहले भी क्या लगाते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। यानी इन प्लस सीजन, किसी भी मौसम या समय की बात हो तब हम इन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू गो अब्रोड यू मस्ट बी पोजेसन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक वैध लाइसेंस होना चाहिए। तो अब्रोड यू मस्ट बी पोजेसन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। तो इसके अंदर किसका यूज़ करेंगे?
ये एक फिक्स फ्रेज है। फर्स्ट ईयर क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था क्योंकि फिक्स फ्रेज से पूछा हुआ था। देखो कौन सी फिक्स फ्रेज है, बी इन पोजेशन ऑफ। देखो 3-4 अक्षर हैं, बी के बाद में इन आएगा, पोजेशन के बाद में ऑफ आएगा। बी इन पोजेशन ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ का मालिक होना या पास होना, यानी इसमें अर्थ निकल रहा है तुम्हारे पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो बी इन पोजेशन ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ का मालिक होना या पास में होना। जैसे एक और देख लो, यू मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ योर आईडी कार्ड। तुम्हारे पास तुम्हारा आई कार्ड होना चाहिए। तो देखो मस्ट के साथ बी इन पोजेशन ऑफ, यानी मस्ट बी के बाद में तो इन का यूज़ होता है, पोजेशन के बाद में ऑफ का यूज़ होता है। दोनों चीज़ याद रखना, फर्स्ट ग्रेड पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 43 का है, ही रोट इंक, वह स्याही में लिखता है। देखो इंक के पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट इन का यूज करेंगे। ही रोट इन इंक, यानी वह किस में लिखता है, स्याही में लिखता है। मीडियम या माध्यम की बात नहीं की जा रही है इसके अंदर। दूसरा इधर देखना आप, इन प्लस मीडियम, डायरेक्ट माध्यम की बात की जा रही है, बीच में कोई आर्टिकल नहीं है। तो ही रोट इंक के पहले क्या लगा दिया, इन लगा दिया। यहाँ देखो ही रोट विद ए पेन, यानी पेन के पीछे क्या दे रखा है, ए, यानी ये क्या है, एक माध्यम का यूज़ कर रहा है, इसलिए इसके साथ तो क्या लगा दिया, विद लगा दिया। हमने पहले बात कर चुके हैं, अगर पेन इंक इनके पास पहले आर्टिकल हो तो आप विद लगाना, अगर आर्टिकल नहीं हो तो डायरेक्ट इन लगाना। ही रोट विद ए पेन सही है। देखो ही रोट इन इंक सही है, यानी इन के साथ डायरेक्ट माध्यम आएगा और आर्टिकल आ गया तो उसके साथ आपके विद लगेगा। आगे देखो इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लेस, किसी चीज़ के अंदर होना। इनका प्रयोग कहाँ करें, किसी चीज़ के अंदर होना। इन द बॉक्स है, इन द सिटी है, किसी चीज़ के अंदर होने का भाव आए तो इनका यूज करते हैं। टाइम, यानी कोई महीने, जैसे जून आ जाए, जून से पहले किन का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। साल आ जाए, साल के पहले भी इनका यूज करेंगे। समय अवधि आ जाए, समय अवधि के पहले भी किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। देखना जैसे इन जून, इन जुलाई, इन दिसंबर, यानी महीनों के पहले इनका प्रयोग। इन 2023, इन 2021, यानी साल के पहले भी इनका यूज। इन एन आवर, इन ए वीक, इन 5 मंथ्स, यानी समय अवधि आ जाए उसके पहले भी हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर सीजन के पहले भी इनका यूज करते हैं, जैसे इन एंटूमन। एंटूमन क्या होता है, शरद ऋतु। स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु। समर, विंटर, रेनी, सारी ऋतुओं के नाम के पहले भी हम इन का प्रयोग करते हैं। महीने के पहले इन, साल के पहले इन, और समय अवधि इन एन आवर, इन ए वीक, इन 5 मंथ्स। कुछ फ्रेजेज में अस्थायी प्रयोग भी होता है इनका, जैसे इन लव, इन ट्रबल, इन टू ट्रबल, इन टू लव, इस प्रकार हो सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है, सीटी में पूछा गया था, ए टी टोटलर इज वन हु अबस्टेन एल्कोहल। अब देखो अबस्टेन भी एक फिक्स प्रीपोजिशन हो सकती है। अबस्टेन के साथ किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। अबस्टेन फ्रॉम का अर्थ होता है किसी चीज़ से परहेज करना या दूर रहना। हम कोई चीज़ नहीं करते, जैसे ईट ए टी टोटलर। ए टी टोटलर क्या होता है, टी टोटलर वह व्यक्ति होता है जो शराब से परहेज करता है। देखो ए टी टोटलर ही इज वन हु, एक वह व्यक्ति जो शराब से परहेज करता है, क्या होता है, अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहल। ए टी टोटलर इज वन हु, कौन होता है टी टोटलर, जो शराब से परहेज करता है। अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहल, तो अबस्टेन के साथ किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। अबस्टेन फ्रॉम का अर्थ होता है किसी चीज़ से परहेज करना या दूर रखना। बोर्ड का पूछा हुआ है, याद रखना आप इसको। किसी चीज़ से परहेज करने की बात आए तो अबस्टेन फ्रॉम का यूज करते हैं। और फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं, देखो कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से हम आ रहे हैं तब हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। जैसे जब कोई चीज़ या व्यक्ति कहाँ से आया, लिया गया या शुरू हुआ।
देखना, आई केम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से आया, किसका यूज कर दिया, फ्रॉम का। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई फ्रेंड, गिफ्ट कहाँ से आया, मेरे फ्रेंड के पास से आया, तो फ्रॉम का यूज कर दिया। सी रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हर मदर, उसको लेटर कहाँ से प्राप्त हुआ, हर मदर से प्राप्त हुआ, तो फ्रॉम का यूज कर दिया। आई ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, अगर दो स्थानों का नाम आए, दो समय आ जाए, तो पहले में फ्रॉम, दूसरे में टू का यूज करते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो फ्रॉम का समझ में आ गया होगा आपके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है, हिज आइडियाज़ ऑन द लिंक बिटवीन आर्ट एंड कल्चर इन एशिया डू नॉट कन्फर्म द जनरली एक्सेप्टेड थ्योरीज। यानी क्या अर्थ हुआ, हिज आइडियाज यानी उसके विचार किसके ऊपर, आर्ट और कल्चर के, एशिया में उसके आर्ट और कल्चर पे जो विचार हैं वो जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी नोट का प्रयोग हुआ है, यानी वो जनरली एक्सेप्टेड थ्योरी यानी वो सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो इसके अंदर ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे कन्फर्म के साथ टू का प्रयोग होता है। कन्फर्म टू का अर्थ होता है किसी नियम, मानक या सिद्धांत के अनुरूप होना, यानी जो कि उसके विचार हैं वो डू नॉट यानी डू नॉट कन्फर्म यानी उसके अनुरूप नहीं है। कन्फर्म टू का तो अर्थ होता है कि उसके अनुरूप हैं, डू नॉट कन्फर्म टू का अर्थ हो गया उसके अनुरूप नहीं है। तो कन्फर्म टू का क्या अर्थ होता है, किसी नियम, मानक या सिद्धांत के अनुरूप होना। यह भी सीटी में पूछा गया था। यह एक फिक्स फ्रेज है, तो कन्फर्म के साथ किसका यूज करते हैं, टू। देखो, एशिया डू नॉट कन्फर्म टू द जनरली एक्सेप्टेड थ्योरीज। कन्फर्म टू फिक्स प्रीपोजिशन है, किसी नियम, मानक या सिद्धांत के अनुरूप होना। ये टू वाला जब भी आता है ना, वो लगभग फिक्स प्रीपोजिशन का ही आता है, यानी ये फिक्स फ्रेज होती है। टू के साथ बहुत सारी फ्रेज बनती है, आप याद रखना। जब भी फिक्स फ्रेज का आपको लगे तो उसमें टू आप ज़रूर देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 46 का देखना, द रूल इज अप्लीकेबल एवरीवन। रूल सबके ऊपर क्या है, अप्लीकेबल हैं। तो देखो, अप्लीकेबल भी एक फिक्स फ्रेज बनता है, अप्लीकेबल टू किसी व्यक्ति, समूह या स्थिति पर लागू होना। द रूल इज अप्लीकेबल टू एवरीवन, फिक्स फ्रेज है ऑप्शन नंबर ए, द रूल इज अप्लीकेबल टू, यानी कन्फर्म टू, अप्लीकेबल टू, दोनों के साथ टू लगने पर फिक्स फ्रेज बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है, एन अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड द बिल। अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन होता है, इसके साथ भी टू लगने से फिक्स फ्रेज बनता है। अमेंडमेंट टू का अर्थ होता है किसी दस्तावेज, विधेयक या कानून में किया गया बदलाव। अमेंडमेंट टू का अर्थ है किसी दस्तावेज, विधेयक या कानून में किया गया बदलाव। ये 3rd ग्रेड की भर्ती में पूछा गया था। तो एन अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड टू द बिल, किस पे संशोधन किया है, विधेयक पर संशोधन किया गया है। तो अमेंडमेंट टू का अर्थ होता है किसी दस्तावेज, विधेयक या कानून में किया गया बदलाव। नीचे एक उदाहरण और देख लो, एन अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस अमेंडमेंट के बिल्कुल साथ में टू नहीं लगता है, आगे जाकर टू लगता है। इसको भी आप याद रखना, कहीं आप साथ में टू न ये देखो कि साथ में टू क्यों नहीं लग रहा, आगे लगता है। इसमें देख लो, द अमेंडमेंट वाज प्रपोज्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द बिल, यानी ये भी एक फिक्स फ्रेज है, अमेंडमेंट टू, यानी किसी दस्तावेज, विधेयक या कानून में किया गया बदलाव। टू के लगभग फिक्स प्रीपोजिशन वाले ही पर्सन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके आ भी सकता है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, एक दो और एग्जाम पूछा गया था। आई प्रीफर टी मिल्क, छोटा सा वाक्य है, आई प्रेफर टी मिल्क, यानी आई प्रेफर टी यानी मैं चाय को महत्व देता हूँ, किसके बजाय, मिल्क के बजाय। यानी दो चीज़ है, दो में से एक आपको ज़्यादा पसंद है, तो आई प्रेफर टी मिल्क। तो इसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, इसके अंदर भी हम टू का यूज करते हैं। आई प्रेफर टी टू मिल्क, मैं दूध की बजाय चाय को प्राथमिकता देता हूँ। एक बार देखना, जब भी प्रेफर की बात आए, ए टू बी, एक दो चीज़ आए उसमें प्रेफर पहले दे रखा हो तो बीच में टू लगा दो। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तुलना में अधिक पसंद करना, दो चीज़ हैं, दोनों में से एक चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो प्रेफर का ऑप्शन आएगा, उसमें आगे दो ऑप्शन होंगे, उनमें से आपके बीच में टू लगाना है। फिक्स स्ट्रक्चर है, मैं दूध की बजाय चाय को प्राथमिकता देता हूँ। जैसे एक तो टी है, एक मिल्क है, तो आई प्रेफर टी टू मिल्क, याद रखना, आई प्रेफर टी टू मिल्क, मैं दूध के बजाय चाय को प्राथमिकता देता हूँ। ये उदाहरण ही याद रख लेना आप, तो आपकी ये नियम याद रह जाएगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 का है स्टेनोग्राफर का, आई लाइक गोइंग ऑस्ट्रेलिया। आई लाइक गोइंग कहीं जाने की बात हो रही है, आने के अर्थ में फ्रॉम, जाने के अर्थ में टू। कहीं जाना है तो गो के साथ टू लगता है और किसी स्थान पर जाना। क्वेश्चन नंबर 50 देखना आप, सी कैन बी कंपेयर्ड ए लोयन। थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ था, सी कैन बी कंपेयर्ड ए लोयन। क्या आंसर आएगा? कंपेयर्ड के साथ बी फिक्स प्रीपोजिशन बनती है, कंपेयर्ड टू। अब देखना किस प्रकार बनती है, कंपेयर के साथ विद भी लगता है कई बार। सी कैन बी कंपेयर्ड टू ए लोइन, इस प्रश्न का तो हमारा आंसर है कंपेयर्ड टू। देखो कंपेयर टू का प्रयोग तब किया जाता है जब दो अलग अलग चीज़ों के समान गुणों पर जोर देते हैं। यानी सी कैन बी कंपेयर्ड, वह किससे कंपेयर कर रही है? लोयन से। यानी कंपेयर टू का प्रयोग तब करेंगे जब दो अलग अलग चीज़ों के समान गुणों पर जोर देना हो, अर्थात जब तुलना करनी हो सिमिलरिटी या हाईलाइट के लिए हो। तुलना कर रहे हैं उसकी समानता या हाईलाइट के लिए। जैसे ही वॉज कंपेयर्ड टू आइंस्टीन फॉर हिज ब्रिलियंस। ही वॉज कंपेयर्ड टू आइंस्टीन फॉर हिज ब्रिलियंस, वही ऊपर वाला था। सी कैन बी कंपेयर्ड ए लोयन। अब विद का प्रयोग कब करते हैं वो देखना। कंपेयर विद का प्रयोग तब किया जाता है जब दो चीज़ों की अंतर और समानता दोनों को विश्लेषणात्मक रूप में जब देखते हैं तब विद का प्रयोग करेंगे। जैसे कंपेयर दिस मॉडल विद द ओल्डर वन। तुलना हो रही है, विश्लेषणात्मक रूप में हो रही, तो विद का प्रयोग कर दो, वरना कंपेयर्ड टू का यूज होगा। लगभग किसका यूज करेंगे? टू का। सी कैन बी कंपेयर्ड ए लोयन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है जो कि सीटी में पूछा गया था, आई रिच्ड द स्कूल द गेट्स क्लोज्ड। मेरे स्कूल पहुंचने से यानी मैं, इसका अर्थ ये निकला है कि गेट क्लोज्ड, यानी गेट क्लोज होने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया। आई रीच्ड द स्कूल द गेट क्लोज्ड, यानी गेट क्लोज्ड होने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया। पहले का अर्थ आ रहा है तो डायरेक्ट लगाओ बिफोर। बिफोर यानी पहले। आई रीच्ड द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज्ड, मैं गेट क्लोज होने से पहले स्कूल पहुंच गया। तो बिफोर यानी पहले। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। ही वॉज रिप्राइमेंडेड हिज टीचर फॉर बीटिंग हिज नेल्स। अब देखो ये वाक्य किस में है? पैसिव वॉइस में है। देखो ही के साथ वाज दिया हुआ है, रिप्राइमेंडेड वाज के साथ बाद में थर्ड फॉर्म है। वैसे तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म आती नहीं है, आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी ये वाक्य पैसिव वॉइस के अंदर दिया हुआ है। तो ही वाज रिप्राइमेंडेड जब पैसिव में है तो हिज टीचर यानी ये उसका सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? बाय का यूज करते हैं। तो ही वाज रिप्राइमेंडेड बाय हिज टीचर फॉर बीटिंग हिज नेल्स, वह डांटा गया है टीचर के द्वारा फॉर बीटिंग हिज नेल्स के लिए। तो पैसिव वॉइस का भी ध्यान रखना आप, पैसिव वॉइस में भी बाय का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस का यूज़ कब पता चलेगा? जब आपको दिखेगी कोई भी हेल्पिंग और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसका अगला टॉपिक हमारा ये पैसिव वॉइस रहने वाला है, जिसके अंदर आपको सब पता चल जाएगा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट से पहले जब उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। देख लो वाक्य पैसिव वॉइस में है, वाज रिप्राइमेंडेड डांटा गया, और किसके द्वारा डांटा गया ये दिखाने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। यानी पैसिव में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम बाय का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी में पूछा गया था, यू हैव टू लीव योर शूज द डोर व्हेन यू इंटर द हाउस। यानी तुम जब घर के अंदर प्रवेश करो तो अपने जूते कहाँ उतारने हैं? डोर यानी दरवाजे के पास में उतारने हैं। तो दरवाजे के पास उतारना है तो बाय द डोर यानी दरवाजे के पास। ये बाय का प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज़ के पास या बगल की स्थिति दिखाना चाहते हैं। यानी पास और बगल की स्थिति दिखाने के लिए भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। तो यू हैव टू लीव योर शूज बाय द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, यानी बाय द डोर का अर्थ क्या हो गया? दरवाजे के पास उतारने हैं जूतों को जब तुम घर में प्रवेश करो। तो बाय का प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज़ के पास या बगल में स्थिति दिखाना चाहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, द लास्ट लीप वाज रिटन ओ हेनरी। देखो द लास्ट फिर वाज के साथ क्या आई है? थर्ड फॉर्म आई है, यानी पैसिव वॉइस में है। द लास्ट लीप किसके द्वारा लिखी गई है? ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। स्टेनोग्राफर में पूछा गया था,
तो किसके द्वारा लिखी गई है? हेनरी के द्वारा। तो किसका यूज कर देंगे? बाय का यूज कर देंगे। यानी किसके द्वारा लिखा गया है ये बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। तो बाय हेनरी। द लास्ट लीफ वाज रिटन बाय ओ हेनरी। यानी जब भी पैसिव वॉइस की बात आए, जब उसका सब्जेक्ट किसके द्वारा लिखा गया है ये जब बताएं हम, तब बाय का यूज करते हैं। ये बात तो आपको पैसिव में भी क्लियर हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का देखना। टेक्स्ट असिस्टेंट ने पूछा गया था व्हाट इज द टाइम योर वॉच। ये हम अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या टाइम हुआ है तुम्हारी घड़ी में। जब भी समय पूछा जाता है तो हम किसका यूज करते हैं? तब हम बाय का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जब समय पूछते हैं तो हम बाय प्लस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे बाय योर वॉच, बाय माय वॉच, बाय हिज वॉच। यानी घड़ी के अनुसार जब भी समय पूछेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय माय वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय हिज वॉच। इन सब में हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बाय का यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बाय तब लगाएं जब काम किसके द्वारा हुआ, यानी पैसिव वॉइस में। मैड बाय मोहन लिख सकते हैं। कोई चीज़ पास में हो, सिट बाय द डोर, दरवाजे के पास बैठो, तब भी हम किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। कोई काम समय से पहले तक करना हो, यानी रीच बाय 5 PM, यानी 5 बजे तक पहुंचना है, तब भी हम किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस की बात हो जाएगी ये। कोई माध्यम या साधन हो, यानी कोई माध्यम साधन हो। आई ट्रेवल बाय ट्रेन, किसके द्वारा गया वो ट्रेवल करके? बाय ट्रेन। ही वेंट विद कार, देखो विद कार नहीं होगा, ही वेंट बाय कार होगा, ये सही है। ट्रांसपोर्ट के लिए किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए बाय ट्रेन, बाय कार, इनका यूज करते हैं। आगे देखना। जब कोई व्यक्ति किसी वाहन या सवारी पर बैठता है तो उसके लिए ओन प्रीपोजिशन, यानी बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए ओन है बाइसिकल, ओन है हॉर्स, ओन है मोटर बाइक पढ़ चुके हैं अपन। कार या बंद वाहन बैठने के लिए इन ए कार। अब विद कार और इन का प्रयोग कब करते हैं? देखो विद का प्रयोग तो डायरेक्ट साधन के लिए, देखो विद वाला इसमें आएगा नहीं। देखो डायरेक्ट ट्रेवल की बात हो तो बाय ट्रेन, बाय कार, तो बाय लगा दो। ऊपर बैठ रहे हैं तो ऑन लगा दो। या कार या बंद वाहन के लिए हो तब क्या? जब ए कार जिसके साथ आर्टिकल भी आया हुआ हो, ए कार, ए ट्रेन, यानी उसके अंदर बैठने की बातें हो रही है, यानी उसके तब इन लगा दो। ए कार, अगर डायरेक्ट कार या ट्रेन हो तो बाय लगा दो, और ए कार ए ट्रेन हो तो इन लगा दो। इन लगते ही वो उसके अंदर बैठने की बात करेगा। दोनों चीज़ समझ में आ गई आपके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है शी वाज ब्लेम्ड द फेल्योर। आपके वैसे भी ठीक जच भी रही है। शी वाज ब्लेम्ड फॉर द फेल्योर। फिक्स प्रीपोजिशन है। ब्लेम समवन फॉर समथिंग, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। जब हम किसी को किसी गलती या नाकामी के लिए दोषी ठहराया जाता है तो फॉर का प्रयोग होता है। शी वाज ब्लेम्ड फॉर द फेल्योर, वह ब्लेम किया गया किसके लिए? फॉर यानी के लिए, द फेल्योर के लिए वह ब्लेम किया गया। शी वाज ब्लेम्ड फॉर द फेल्योर। फिक्स प्रीपोजिशन है। ब्लेम्ड फॉर द फेल्योर। क्वेश्चन नंबर 57 देखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है वुड यू केयर ए कप ऑफ टी। देखो वुड से स्टार्ट हो रहा है। वुड से जो स्टार्ट होते हैं, यानी यह है एक क्या है? रिक्वेस्ट या ऑफर के संदर्भ में वुड का यूज़ करते हैं। तो वुड यू केयर ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? वुड यू केयर ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? तब इसमें देखो किसका यूज करते हैं? जब भी वुड से स्टार्ट हो और प्रश्न पूछा जाए, यानी कोई, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, तब हम किसका यूज करते हैं? हम फॉर का यूज़ करते हैं। वुड यू केयर फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। केयर फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को चाहने या पसंद करने की बात करते हैं, विशेषकर ऑफर के संदर्भ में किया जाता है। जैसे क्या आप एक कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? वुड यू केयर फॉर, वुड यू केयर फॉर, याद रखना जब भी इस पसंद की बात आएगी, क्या आप एक कॉफ़ी लेना, चाय लेना पसंद करोगे, तो वुड यू केयर के साथ में फॉर का यूज होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखना। भगत सिंह डाइड द नेशन। भगत सिंह किसके लिए मर गया? देश के लिए मर गया। हमें पता है जब कोई देश के लिए शहीद होता है
तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लिए फोर लगाते हैं। कोई देश के लिए मर रहा है, उसके लिए क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। डाइड फॉर नेशन, वह देश के लिए उसने अपनी जान दे दी। अब ये डाइड वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। डाइड ऑफ कब लगाते हैं, जब मृत्यु बीमारी, भूख या चोट, डर या कारण से हुई हो तो डाइड ऑफ का यूज़ करते हैं। यानी जब मृत्यु बीमारी, भूख, चोट या डर के कारण हुई हो तब हम डाइड ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर के कारण मर गया, यानी बीमारी के कारण मरे, भूख के कारण मरे, चोट के कारण मरे, डर के कारण मरे, तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करो। डाइड इन का यूज कब करते हैं, जब मृत्यु किसी परिस्थिति में हो, कोई दुर्घटना में हो जाए, कोई युद्ध में हो जाए, कोई जेल में हो जाए, कोई पानी में हो जाए, आग में हो जाए, तब हम किसका यूज करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जब मृत्यु किसी परिस्थिति, दुर्घटना, युद्ध, जेल या पानी में हुई हो। जैसे देखना, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह एक एक्सीडेंट में मर गया। 2 people डाइड इन द फायर, 2 लोग आग के अंदर मर गए, तो डाइड इन का यूज़ करते हैं। डाइड एट कब लगाते हैं, एट तो स्थान के लिए आता है, जब मृत्यु किसी स्थान विशेष पर हुई हो। ही डाइड एट होम एट मिडनाइट, में तो वैसे ही एट लगता है, तो ये कोई ज़्यादा याद नहीं रखना। फिर आगे है डाइड फॉर, इंपॉर्टेंट है, जब किसी ने त्याग या बलिदान में जान दी हो। ही डाइड फॉर द कंट्री, ही डाइड फॉर लव, यानी देश के लिए बलिदान देने में फोर, जब मृत्यु, बीमारी, भूख, चोट के कारण हुई हो तो ओप का यूज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गोट ए चेक RS 5000 फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी जब भी राशि के लिए चेक या पेमेंट की बात करते हैं तो फोर प्रीपोजिशन का ही यूज़ होता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही है, फोर। आई गोट ए चेक फॉर RS 5000। देखो, किसी राशि के लिए चेक या पेमेंट की बात करते हैं तो फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई गोट ए चेक फॉर RS 5000 फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी जब भी कोई राशि की बात आएगी, उसमें चेक या पेमेंट की बात आए, फिर आगे राशि दे रखी हो, तो हमें किसका यूज़ करना है, फोर का यूज़ करना है। आई गोट ए चेक, कितने का चेक, RS 5000, तो 45,000, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आई थॉट यू वुड बी लेट डिनर, यानी मैं सोच रहा हूँ कि वो लेट हो जाएंगे डिनर के लिए। ऐसा ही आपको समझ में आ रहा होगा इसके अंदर। तो इसमें जब भी आप किसी इवेंट या फंक्शन में देर होने की बात करते हो तो उसमें भी आपको फोर प्रीपोजिशन ही लगानी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी जब आप किसी इवेंट, मेल, अपॉइंटमेंट या फंक्शन में देर होने की बात करते हो तो फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। जैसे लेट फॉर डिनर हो सकता है, लेट फॉर मीटिंग हो सकती है, लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर वर्क। इसका अर्थ होता है रात्रि भोजन, बैठक, स्कूल, कार्य के लिए देर होना। तो आई थॉट यू वुड बी लेट फॉर डिनर, मैं सोच रहा हूँ कि वो डिनर के लिए लेट हो जाएंगे, देरी हो जाएगी, इसलिए किसका यूज़ करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का है, जूनियर अकाउंटेंट पूछा गया था। आई बोट दिस बुक 50 रुपीज़, मैंने ये बुक खरीदी है 50 रुपीज़ में। अब देखो डायरेक्ट कीमत की बात है, जब भी हम कीमत या मूल्य दर्शाते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं, फोर। आई बोट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़, लेकिन कीमत जानने के लिए हम जब भी यूज करेंगे, यानी जब भी हम कीमत या मूल्य को दर्शाते हैं ना, कि जैसे 50 रुपीज़ है, उनमें तो हम किसका यूज करेंगे, फोर का। लेकिन हमें जब कीमत जानने वाले आए ना, जब हमने एक बात की थी पहले, जैसे दूध कितने रुपए लीटर है, 50 रुपये लीटर है, तब उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, उसमें हम ऐट का यूज़ करेंगे। और डायरेक्ट पैसे दिए हुए आए तब हम किसका यूज़ कर देंगे, फोर का कर देंगे। हमने इनके बारे में विस्तार से पहले चर्चा की है। तो आई बोट दिस बुक 50 रुपीज़, डायरेक्ट कीमत की बात है, डायरेक्ट मूल्य दर्शाया गया है। तो मैंने कितने में खरीदी, 50 रुपये में खरीदी, तो फोर का यूज़ कर दो। इसमें कोई बता नहीं रहा इतने रुपये किलो आ रही है, वो नहीं बता रहा, तो डायरेक्ट खरीदी जा रही है, तो इसमें किसका यूज़ कर दो, फोर का यूज़ कर दो। 61 का क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। आई शैल लीव लंदन नेक्स्ट वीक। अब आप इस क्वेश्चन को देखना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जितनी भी बात की जाए इस क्वेश्चन के बारे में वो कम है। अब देखो, आई शैल लीव लंदन नेक्स्ट वीक, यानी लीव की बात की, यानी लंदन छोड़ने की बात है अगले सप्ताह, यानी लंदन से जाने की बात है वैसे तो, लेकिन इसमें लीव ऑप्शन है। जब लीव की बात जब की जाए तो लीव के साथ हमेशा किसका यूज़ करना है, आपको फोर का यूज़ करना है। न तो आपको टू लगाना है, न फ्रॉम लगाना है, आपको किसका यूज़ करना है, आपको
फोर का यूज करना है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करता है तो हम प्रीपोजिशन फोर का यूज करते हैं। यानी लीव के साथ फोर आएगा और फिर कोई प्लेस का नाम आएगा हमेशा। वैसे जाने के लिए टू, आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन जब भी लीव की बात आए तब लीव के साथ आपको फोर लगाना है, उसके आगे कोई ना कोई स्थान का नाम दिया हुआ आएगा। तो लीव फॉर लंदन, लीव फॉर दिल्ली, इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी, फोर, आई शैल लीव फॉर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, सीटी में पूछा गया था, आई मस्ट अपोलाइज बीइंग लेट, माई कार ब्रोक डाउन। यानी किसी को देरी हो गई है तो वो माफ़ी मांग रहा है। तो देखो अपोलाइज के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन है, अपोलाइज फोर का यूज़ होता है। अपोलाइज फोर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी गलती, देर या असुविधा के लिए माफ़ी मांगते हैं। अपोलाइज फोर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी गलती, देर या असुविधा के लिए माफ़ी मांगते हैं। आई मस्ट अपोलाइज फॉर बीइंग लेट, होने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। माई कार ब्रोक डाउन। क्वेश्चन नंबर 63 है, वीडियो की भर्ती में पूछा गया था, ही हैज़ बीन इल लास्ट 3 मंथ। यानी क्या पूछा गया है? ही हैज़ बीन इल लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ समय दिया हुआ है, कैसा समय है? एक अवधि दी हुई है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। देखो ड्यूरेशन की बात करें, सिंस और फ्रॉम, बाय, ये सब आ रखे हैं। तो सिंस तो कब लगता है? जब किसी फिक्स समय की बात करेंगे तब तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। बाय का यूज़ तो फ्यूचर टेंस वाले उस मैटर में करते हैं। अब बच गया फॉर और फ्रॉम। फ्रॉम तो अवधि होती है, जैसे 10 से 4, वैसे कुछ 20 का समय दिया हुआ है। इसमें है लास्ट 3 मंथ। क्या दे रखा है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फोर का यूज़ करते हैं। तो लास्ट 3 मंथ एक ड्यूरेशन है, इसलिए इसमें फोर होगा, न कि सिंस। यानी इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर। अगर इसमें फिक्स टाइम दिया हुआ था तब हम किसका यूज़ कर देते? सिंस का यूज़ कर देते। फोर और सिंस का यूज़ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने हर क्लास में इसके बारे में थोड़ी ना थोड़ी चर्चा की है। तो ही हैज़ बीन इल लास्ट 3 मंथ एक ड्यूरेशन है, इसलिए किसका यूज कर दिया? फॉर 3 मंथ्स। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, आई हैव नॉट स्लेप्ट यस्टरडे। मैं सो नहीं पाया यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल मैं सो नहीं पाया, ऐसा कुछ निकल रहा होगा अर्थ। अब देखो यस्टरडे क्या है? इसके अंदर फिक्स समय दिया हुआ है, तो फोर आएगा या सिंस आएगा। फिक्स समय की बात करें तो क्या लगा दो? सिंस लगा दो। और ड्यूरेशन की बात आए तो फोर लगा दो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंस यस्टरडे। फिक्स है ना यस्टरडे। फोर देखो यह ड्यूरेशन अवधि के लिए होता है, जैसे फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों से। पता नहीं कौन से 2 दिन की बात कर रहा है, 2 दिनों से। तो अवधि की बात है यानी ड्यूरेशन की बात करें तो फोर लगा दो। यस्टरडे एक फिक्स टाइम है तो सिंस लगा दो। फिक्स टाइम के लिए सिंस और अवधि के लिए फोर। क्वेश्चन नंबर 65 का देखना, थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी क्या पूछा गया है? इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी मुश्किल से 10 साल हुए हैं जब इसे सुधार लागू किया गया था। तो मुश्किल से 10 साल हुए हैं, यानी इसमें भी सिंस ही आएगा, क्योंकि देखो सिंस का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य किसी निश्चित समय बिंदु से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है या उसका असर है। जब ऐसी भी बात की जाए उसमें भी आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का। सिंस का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य निश्चित समय बिंदु से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है या उसका असर है, उसके लिए भी सिंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखना थर्ड ग्रेड में पूछा गया था, थोड़ा हार्ड जरूर था ये क्वेश्चन, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं था। इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स सिंस द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का है, ही वॉज फाइनली क्योर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। देखना क्योर्ड के साथ क्या लगता है? ओप लगता है हमेशा। क्योर्ड के साथ क्या लगाएंगे? ओप लगाएंगे। ही वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। देखना क्या बनता है इसका? क्योर्ड ऑफ एक स्टैंडर्ड फ्रेज है जब हम किसी भी बुरी आदत या बीमारी से छुटकारा पाने की बात करते हैं, यानी तब हम किसका उपयोग करते हैं? क्योर्ड ऑफ का उपयोग करते हैं। इसका क्या अर्थ निकला? ही वॉज फाइनली क्योर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अंततः वह शराब पीने की आदत से ठीक हो गया। तो क्योर्ड ऑफ का क्या अर्थ निकलेगा?
किसी बुरी आदत या बीमारी से छुटकारा पाने की बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रखना। ही वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, वो अंततः वह है शराब पीने की आदत से ठीक हो गया। तो क्योर्ड ऑफ। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशन बनना है ए प्रिजनर वाज अक्यूज्ड मर्डर। अक्यूज्ड के साथ भी ओ प्रीपोजिशन लगती है, बी ऑप्शन सही है। अक्यूज्ड ऑफ का अर्थ होता है जब किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो हम अक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब किसी पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो हम अक्यूज्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। ए प्रिजनर वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यानी उस पर मर्डर का अपराध का आरोप लगाया गया है। तो एक्यूज्ड के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा शानदार था, क्योर्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, दोनों याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 का है द कमिटी कंप्राइजेज मेन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। द कमिटी कंप्राइजेज मेन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज, ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है, कंप्राइजेज ऑफ, याद रखना। कंप्राइजेज ऑफ, द कमिटी कंप्राइजेज ऑफ मेन। इसको एक बार आप दोबारा देखना, इसमें देखो द कमिटी कंप्राइजेज मेन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज, इसमें शायद ऑफ आंसर माना गया था, ये तो अभी याद नहीं है मेरे, लेकिन इसमें कंप्राइज मेन ऑफ, इसमें ऑफ आगे आ रहा है। वैसे तो इसका आंसर ये हो सकता था कंप्राइज ऑफ मेन, ये ऑफ आगे अगर नहीं आता तो इसका आंसर था कंप्राइज ऑफ मेन, लेकिन ओप ये आगे आ रहा है। जब मेन के बीच में तो ओप लग सकता था, लेकिन आगे है तो इसमें यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगनी चाहिए, नियम तो यही कहता है। तो इसमें आंसर नंबर डी सही है, प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ ओप नहीं होता तो इसमें आप क्या लगाओगे, ओप लगाओगे, कंप्राइजेज ऑफ मेन, फिक्स प्रीपोजिशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ ओप आगे दे रखा है, इसलिए ये कंप्राइज कि आगे ओप नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ कंप्राइज मेन ओप ये बन गया है, तब इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 का है इट इज़ टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग हंगर व्हील अदर ईट टू मच। लोग किससे मर रहे हैं, हंगर, भूख से मर रहे हैं। हमें पता है कोई भूख से मरता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डाइंग ओप का यूज़ करते हैं। देश के लिए मरता है तो फोर का यूज़ करते हैं। देखो डाई ऑफ का यूज़ कब किया है, जब बीमारी, इमोशन, कंडीशन से मर रहा है, जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ सेम, यानी उससे दया, शर्म से मर रहा है। डाई ऑफ हंगर, इन सब से मर रहा है तो ऑफ का यूज़ करो। डाइड फॉर का यूज़ कब करेंगे, जब किसी ने त्याग या बलिदान में जान दी हुई, डाइड फॉर द कंट्री, डाइड फॉर लव, ये दोनों आपको पता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है द बॉयज क्योर्ड टाइफाइड। फिर वही क्योर्ड वाला आ गया है, तो क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड ऑफ का अर्थ होता है एक स्टैंडर्ड फ्रेज जिससे हम किसी बीमारी से छुटकारा पाने की बात करते हैं। क्योर्ड ऑफ डिसीज, सी वाज क्योर्ड ऑफ कैंसर, सी वाज क्योर्ड ऑफ मलेरिया, द बॉय वाज क्योर्ड ऑफ टाइफाइड। इनके जब बात क्योर्ड के साथ तो ऑफ ही लगाना है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है, स्टेनोग्राफ में पूछा गया है, याद रखना इस बात को। क्योर्ड के साथ क्या आएगा, ऑफ का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है आई एम नॉट अफ्रेड स्नेक्स। क्या आएगा, आई एम नॉट अफ्रेड के साथ भी क्या आता है, ओप आता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। अफ्रेड ऑफ के बारे में देखो, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। जब भी अफ्रेड का प्रयोग होता है तो किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी से डरने के लिए होता है, तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। सी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, दे आर अफ्रेड ऑफ द डार्क, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, स्नेक अफ्रेड के साथ किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का है व्हाट आर यू टॉकिंग। व्हाट आर यू टॉकिंग, टॉकिंग की साथ इसको आप डायरेक्ट देख सकते हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। टॉक अबाउट एक सामान्य वाक्य है जब हम किसी विषय पर बात करने की बात हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस बारे में आप बात कर रहे हो, डायरेक्ट नॉर्मल बात थी, पूछा गया है तो याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 73 है आई वॉज एडवाइज नॉट टू लोइटर द स्ट्रीट आफ्टर सनसेट। सिटी में पूछा गया था। अब देखो यहाँ किसका यूज़ होगा, अबाउट का यूज़ होगा। लोइटर अबाउट द स्ट्रीट का अर्थ है इधर उधर घूमना।
यानी इसमें सनसेट संध्या के बाद में गली में इधर उधर न घूमने की सलाह दी जा रही है। तो लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट का अर्थ क्या है, इधर उधर घूमना। तो लॉइटर के साथ किसका यूज करेंगे, अबाउट का यूज करते हैं, फिक्स याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 का देखना। यह हाईकोर्ट में पूछा गया था। द प्रिंसिपल कोल्ड द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ट। प्रिंसिपल ने क्या किया, नाम पुकारा है। जब भी कॉल आउट, यानी ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी का नाम ऊंची आवाज़ में पुकारना। तो कॉल्ड आउट, कॉल आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी का नाम ऊंची आवाज़ में पुकारना। द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड पास्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, सीटी में पूछा गया था। वार्निंग नो अनऑथोराइज्ड पर्सोनल दिस पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बियॉन्ड। देखो बियॉन्ड, वार्निंग नो ऑथोराइज्ड पर्सोनल बियॉन्ड दिस पॉइंट। देखो ये भी फिक्स है। बियॉन्ड दिस पॉइंट एक सामान्य चेतावनी वाक्यांश होता है जिसका अर्थ होता है इस स्थान से आगे। यह सुरक्षा और प्रतिबंधों से जुड़े संकेतों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इस स्थान से आगे जाना मना है, इस स्थान से आगे जाना ऑथोराइज नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों में बियॉन्ड दिस पॉइंट का यूज होता है। किसका यूज करते हैं, बियॉन्ड दिस पॉइंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब देखो ना 3-4 क्वेश्चन कितने अच्छे आएंगे। चूज द प्रीपोजिशन। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्रीज द साइड ऑल हाईवेज। आजकल क्या कि आपके 1-2 पर्सन ही आने होते हैं तो वो सोचता है इनमें हम 2-3 प्रीपोजिशन को एक साथ ही पूछ लें। तो पेड़ लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कहाँ, ट्रीज द साइड ऑल हाईवे। अब देखो कौन सी साइड, किनारे किनारे। तो देखो इसमें द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्री अलोंग द साइड। सबसे पहले तो अलोंग, तो अलोंग ऑफ ऑल हाईवेज, इसमें तो एक से ही दोनों हो गए। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्रीज अलोंग द साइड ऑफ हाईवेज। ऑप्शन नंबर ए सही है। वैसे देखना एट द साइड गलत कट गया था। ऑन बाय, ऑन द साइड, बाय आई हाईवे दोनों कट गए थे। टू द साइड, अक्रॉस, अक्रॉस का तो कोई अर्थ नहीं है क्योंकि बीच से आर पार करने की कोई इसमें बात नहीं की जा रही है। तो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ प्लांटेड ट्रीज अलोंग द साइड, यानी किनारे किनारे ऑल हाईवेज, ऑफ ऑल हाईवेज। अच्छा क्वेश्चन था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, याद रखना। अब देखो प्रश्न नंबर 77 है। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये सीटी में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन वैसे इजी होते हैं। जब भी आपको 3-4 ऑप्शन दे दी जाए और 2-3 प्रीपोजिशन पूछी जाए तब वो इजी होती है। अगर आपको 1-2 भी पता है ना तो आप उसको ऑप्शन से कर सकते हो। अब देखो मैच करना है, आपको दिख रही होगी ये, आराम से देखना। मैं पढ़ देता हूँ। ए में क्या है, मनीच इज ए लार्ज सिटी द साउथ ऑफ जर्मनी। मुनिच एक लार्ज सिटी है, कहाँ है, साउथ ऑफ जर्मनी। बड़े शहर से पहले किसका यूज करते हैं हम, इन का यूज करते हैं। तो 3 नंबर में है इन। तो पहले में तो 3 नंबर आएगा, इसमें देखो एक में ही 3 नंबर आ रहा है। ये तो पूरा आंसर ही आ गया इसका। दूसरा देखो, वेयर देर मैनी पीपल द कॉन्सर्ट ऑन फ्राइडे। द कॉन्सर्ट की बात है किसी स्थान पर, वेडिंग एट कॉन्सर्ट, यानी फिक्स स्थान है तो 1 नंबर। दूसरे में एट। तीसरा देखो, वी शुड नॉट स्पीक ईटिंग। ये दोनों आ रहे हैं तो आंसर तो वैसे आ गया लेकिन अपन को बातें सारे देखनी है। वी शुड नॉट स्पीक, हमें नहीं बोलना चाहिए जब हम खाना खाते हैं। तो एक तो बच गया है ड्यूरिंग, एक है व्हील। दोनों का लगभग सेम सा ही अर्थ है लेकिन देखना इनमें दिक्कत कहाँ आती है। ये व्हील का प्रयोग जब भी हम करते हैं ना, व्हील के बाद में आईएनजी वर्ब आती है। तो देखो, यू शुड नॉट स्पीक ईटिंग आईएनजी आ रहा है तो क्या लगेगा, तीसरे में तो व्हील लगेगा। चौथे में देखना, वी डिड नॉट स्पीक, हमने कुछ नहीं बोला ड्यूरिंग द मील, भोजन खाने के दौरान। तो इसमें द मील है, कोई आईएनजी वर्ब नहीं आ रही तो इसमें लगेगा ड्यूरिंग। यानी व्हील के बाद में आईएनजी वर्ब आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इनमें कितना इजी क्वेश्चन होता है ये देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं क्योंकि आजकल वो थोड़ा इजी भी देना चाहते हैं और आपका पूरा ज्ञान भी देखना चाहते हैं कि आपको हर प्रीपोजिशन के बारे में पता है या नहीं है। तो आपको जो प्रीपोजिशन आ रही है वो आप कर लो कि इसका ऑप्शन तो ये होगा, फिर 2-3 ऑप्शन तो कट जाएंगे और लास्ट ऑप्शन में आप अच्छे से फिर सारों को देखकर उत्तर लगा देना। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 78 आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने शानदार तरीके से 78 क्वेश्चन किए हैं जो पीछे की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने एक प्रीपोजिशन की क्लास ली थी जिसमें आपने सारे नियमों के बारे में विस्तार से जाना होगा बहुत अच्छे से। आज 78 क्वेश्चन के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी पहुंच से बाहर है। आज के बाद इन क्वेश्चनों का आप एक बार दोबारा रिवीजन करना, उसके बाद देखना कि आपका कोई प्रीपोजिशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो हार्ड भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एग्ज़ाम के अनुसार मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा, क्योंकि यही नियम है, यही क्वेश्चन है जो बार बार घूम के आते हैं और आपके भी इन्हीं में से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट छपने वाला है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, मिस्टेक आई ओपनड सिलेवाज लेटर इंस्टेड माई ओवन, शी वॉज वेरी एंग्री, मी सैड दैट आई वुड डन इट पर्पज। 4 प्रीपोजिशन पूछी गई है, एक साथ पूछी गई है। जब ज़्यादा पूछते हैं तो वो थोड़ा और ईजी होता है। तो देखो, सबसे पहले मिस्टेक के साथ क्या लग सकता है। यहाँ देखो, विद है, बाई है, ओन है, बाई है। ओन मिस्टेक, ओन का तो इसमें अर्थ ही नहीं है, पहले में ओन तो आएगा नहीं, ये तो काट दो आप। अब बाई है, 2 में बाई है, 1 में विद है। 2 में बाई है तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि 2 में बाई है तो इसका बाई ही आना चाहिए। आप अपने आप दिमाग से थोड़ा लगा सकते हो। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि हम दिमाग भी इनमें कैसे लगाते हैं। 2 में बाई आ रहा है तो बाई आने के चांसेस 80% हो गए। विद मिस्टेक यानी गलती के साथ, आई ओपनड उसका लेटर, मैंने गलती के साथ उसका लेटर खोला, ऐसा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बाई मिस्टेक, इसमें बाई ही आना है तो विद वाला कट गया, अब बचे 2, दोनों में बाई आ गया। बाई मिस्टेक आई ओपनड सिलेवाज लेटर इंस्टेड। अब इंस्टेड के साथ क्या आता है, देखो दोनों में ऑफ आ रहा है, अपनी कोई बात नहीं है, इंस्टेड ऑफ आ गया, दोनों पे ऑफ है, हमें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये तो फिक्स फ्रेज थी। इंस्टेड ऑफ माई ओवन शी वॉज वेरी एंग्री। अब देखो, एंग्री आ गया, एंग्री के साथ या तो विद लगता है या एट लगता है। अब देखो, इसमें विद है और ओन है, या तो एट लगता है या विद लगता है, तो हमें इसमें विद दिखाई दे रहा है, तो एट तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर तो डी सही हो गया। आंसर तो डी आ चुका है क्योंकि विद लगता है, क्योंकि मी एक व्यक्ति सूचक शब्द है, तो एंग्री विद मी। फिर देखो आगे वाला और देख लेते हैं। सैड दैट आई वुड डन इट ओन पर्पज, पर्पज के साथ विद पर्पज नहीं आएगा, ओन पर्पज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ एंग्री विद और ऑन पर्पज, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को काट कर सकते हो। आज हमने 78 क्वेश्चन के साथ सारी प्रीपोजिशन को दोबारा से रिवाइज करने का प्रयास किया है, ताकि जब आप उस क्लास को 2 बार देख लो और उसके बाद अगर आप इन्हीं क्लासों, इस लास्ट क्लास को ही 2-3 बार लास्ट में फिर रिवीजन के टाइम आप ओनली इसी एक क्लास को देखते जाओ, तब भी आपका प्रीपोजिशन का कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने लगभग सारे नियमों को रिवाइज किया है। ये एक क्लास भी आपके प्रीपोजिशन को, टॉपिक को संपूर्ण रूप से कवर करती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। आप कमेंट लाइक किया करो, उसको शेयर भी किया करो, ताकि थोड़ा मुझे भी ये लगे कि आपको क्लास में मज़ा आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो उसके बारे में फीडबैक तो बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लास को लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्लास को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे अब 3 टॉपिक हैं, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच और टेंस। इन तीनों को हम बहुत जल्दी 5-7 दिनों में कवर कर लेंगे, उसके बाद आपका इंग्लिश का पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री।